हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम नीलम भाटिया है और जैसा कि आप सब जानते हैं प्रीलिम्स 2023 इज अप्रोचिंग, इट इज़ वेरी नियर। तो हम लोग आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस करंट अफेयर मैराथन लेकर आए हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है जनवरी 2022 से फरवरी 2023 तक जो भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के फील्ड में, उसका आपको एक कैप्सूल फॉर्मेट में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए ताकि आप प्रीलिम्स 2023 में बेटर स्कोर कर सकें। तो द आइडिया इज कम से कम समय, दैट इज लेस एंड लेस इनपुट टू लीड टू मोर एंड मोर आउटपुट। और उसी आइडिया के साथ इस पर्टिकुलर लेक्चर को क्रिएट किया गया है, जिसमें हम लोग जनवरी 2020 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इसके बाद के मंथ या और कोई टॉपिक्स जो रह जाएंगे वो इसके पार्ट 2 में आपके साथ कवर किया जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम देखने वाले हैं दैट इज इंडिया सेंट्रल एशिया समिट। देखिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, कुछ बातें याद रखिएगा। सबसे पहले याद रखिए कि ये पहली फर्स्ट, दैट इज द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट थी। ये वर्चुअल फॉर्मेट में हुई थी और इंडिया ने होस्ट किया था। तो यहाँ तीन इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। सेंट्रल एशिया हम सब जानते हैं इज गेटिंग इम्पोर्टेंट इन इंटरनेशनल सीन। कंट्रीज लाइक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान ये इंपॉर्टेंट हो रही हैं एंड दैट इज वाई यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पहली समिट थी, वर्चुअल फॉर्मेट में हुई थी और इंडिया ने इसे होस्ट किया था। नाउ सेंट्रल एशिया की जो बड़ी 5 कंट्रीज हैं, पांचों ने इसे अटेंड किया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, कौन कौन सी। प्लीज रिमेंबर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। सो यू कैन रिमेंबर के स्क्वायर, टी स्क्वायर एंड यू। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड यू से हो गया आपका उज्बेकिस्तान। इसी समिट में ये भी डिसाइड किया था कि इस समिट को एवरी 2 years कराया जाएगा, राइट। दैट इज बाई ईनियल ये समिट होगी। और कुछ एरियाज ऑफ कोऑपरेशन भी डिसाइड किए गए, फॉर एग्जाम्पल ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, कल्चर एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। देखिए, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन से भी आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसको थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। और एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया कि इसका एक सेक्रेटेरिएट स्टैब्लिश किया जाएगा। देखिए, जब आप ऑफिशियल चीज़ों को करते हैं तो सेक्रेटेरिएट की बहुत ज़रूरत होती है। और अच्छी बात यह है कि सेक्रेटेरिएट दिल्ली में स्टैब्लिश किया जाएगा। तो यू हैव टू रिमेंबर, इसके जो की हाईलाइट है उसमें से एक ये भी है कि सेक्रेटेरिएट जो है दिल्ली में स्टैब्लिश करेंगे। इसके अलावा एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा उन लोगों का जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, ताकि छाबार पोर्ट का बेटर यूज़ किया जा सके। नाउ ऑल ऑफ अस नो सेंट्रल एशिया में छाबहार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी कुछ लेक्चर्स में इसको मैं कवर कर चुकी हूँ, तो प्लीज टेक नोट ऑफ इट। ऑल्सो बुद्धिस्ट एग्जीबिशंस लगाए जाएंगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज में एंड ऑफ कोर्स जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेज होंगी। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से क्विकली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, इट इज द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट। वर्चुअल फॉर्मेट में हुई थी, इंडिया ने होस्ट किया था। के स्क्वायर, टी स्क्वायर, यू ने इसको अटेंड किया, दैट इज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। हर 2 साल में एक बार इसे कराया जाएगा। कुछ एरियाज ऑफ कोऑपरेशन इसमें डिसाइड है एंड ऑल्सो जो सेक्रेटेरिएट है वो कराएगा हमारे दिल्ली में, दिल्ली में। तो टेक नोट ऑफ दिस फैक्ट एंड यू विल बी गुड टू गो। अब देखिए, इसी टॉपिक से एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ और चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ये जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज मैंने अभी आपको बताई, इनसे इंडिया कई मुद्दों में डील कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर कंट्री का की मुद्दा उठा लेंगे, ताकि अगर कोई क्वेश्चन इस डायरेक्शन से आए तो वो भी आप लोग आंसर कर पाएँ। तो देखिए, कजाकिस्तान में एनर्जी का खजाना है। कजाकिस्तान एनर्जी खजाना, तो आप क्या याद कर सकते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी है, उसके लिए हमें कजाकिस्तान हेल्प कर रहा है। तो कजाकिस्तान इंडिया का पार्टनर है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, राइट। उज्बेकिस्तान से भी हम लोग कोऑपरेशन फेस कर रहे हैं। किर्गिस्तान में आपको याद रखना है एजुकेशन का फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और हाई एल्टीट्यूड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, एजुकेशन, और हमारे बहुत सारे लोग वहाँ वहाँ पढ़ भी रहे हैं। तजिकिस्तान से आपको सिक्योरिटी अग्रीमेंट्स याद रखना है और स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट बेस याद रखना है, इज द फारखोर एयर बेस। देखिए, इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा, मिलिट्री एयरबेस है और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कह सकते हैं आप, वी आर शील्डिंग आवर सेल्फ अगेंस्ट चाइना यूजिंग दिस बेस। तो फारकोर एयरबेस का भी आप थोड़ा सा याद रखना। स्ट्रैटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, जोग्राफिकली इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कह सकते हैं इंडिया की एक शील्ड है अगेंस्ट चाइना। तो कहाँ पर है ये, तजिकिस्तान में है। और इंडियन एयरफोर्स और ताजिक एयरफोर्स को जॉइंटली ऑपरेट कर रही हैं। टेक नोट ऑफ दिस। देन रीजनल कनेक्टिविटी
हमारी मदद तुर्कमेनिस्तान कर रहे हैं, पार्टनर तुर्कमेनिस्तान के साथ कर रहे हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ वर्ड्स एसोसिएटेड हैं हर कंट्री के साथ, आप उनको याद कर लें, ताकि इफ देयर इज़ अ क्वेश्चन यू आर एबल टू आंसर। प्रीलिम्स इज़ आल्सो अबाउट रिकॉग्निशन। हर चीज़ याद नहीं भी रहती है तो ठीक है, बट इफ यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज़ थ्रू द एमसीक्यू ऑप्शंस, देन आपका काम हो गया और आपको अपना काम करना है बेसिकली। देन यहाँ पर एक रेफरेंस हम अशगाबत एग्रीमेंट का भी ले लेते हैं कि तुर्कमेनिस्तान के साथ जो हमारा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, वो अशगाबत एग्रीमेंट के तहत आता है। 2018 में एग्रीमेंट साइन किया गया था और इसका मेजर आइडिया यही है, सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ के बीच में मल्टी मोडल मतलब अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कनेक्टिविटी स्टैब्लिश की जा सके। रिमेंबर, अशगाबत एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है? सेंट्रल एशिया एंड पर्शियन गल्फ। कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? हम मल्टी मोड्स के थ्रू कर रहे हैं। आई थिंक आप ये बातें याद रखेंगे, दैट विल हेल्प यू। अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो इस साल आपके एग्जाम में आ सकती है, दैट इज अबाउट इंडिया यूएई सेपा अग्रीमेंट। ठीक है, सबसे पहले ना सेपा को समझ लेते हैं। सेपा स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। अब देखिए कीवर्ड्स यहाँ पर क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव और इकोनॉमिक। आई एम श्योर आप सब लोगों ने एफटीए सुना होगा, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ऑफन ये क्वेश्चन आता है कि एफटीए और सेपा अलग कैसे हैं। देखिए दीज आर लेयर्स। एफटीए फर्स्ट लेयर है, सेपा एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, यानी कि ज़्यादा वाइड कवरेज वाला पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है। इसमें सर्विसेज भी आती हैं, इन्वेस्टमेंट भी आते हैं, इसमें आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की भी बात करते हैं, आप ड्यूटी फ्री गुड्स का एक्सचेंज की भी बात करते हैं, आप रेगुलेटरी एस्पेक्ट को भी कंट्रोल करते हैं। रेगुलेटरी एस्पेक्ट से यहाँ मतलब है कितना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, यू आर अलाउइंग मोर ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, ये भी सेपा के अंडर आता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सेपा आप ऐसा डिसाइड कर रहे हैं कि कंट्री के साथ आप इकोनॉमिक पार्टनरशिप को न्यू हाइट्स पर ले जाना चाह रहे हैं, इसीलिए यू इंक्लूडिंग सर्विसेज ऑल्सो, इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, ट्रेड ऑल्सो, रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑल्सो, आईपीआर ऑल्सो। यही event हम लोग यूएई के साथ साइन करके आए हैं, विच इज़ द बिग न्यूज़। तो आपको याद रखना है, इंडिया ने यूएई के साथ सेपा अग्रीमेंट साइन करा फरवरी 2022। हाइलाइट्स हमें डेफिनेटली पता होनी चाहिए, जैसे कि एक एम रखा गया दैट यू हैव टू ट्रेड $100 बिलियन नेक्स्ट 5 years में। तो अपना ट्रेड कितना पहुंचाना है? $100 बिलियन तक। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बट डिजिटल ट्रेड भी इसमें मेंशन किया गया है। देखिए आपके प्रीलिम्स में यहाँ से सवाल बन सकता है कि सेपा इंक्लूड्स डिजिटल ट्रेड ऑल्सो। याद रखना है, गुड्स, सर्विसेज एज वेल एज डिजिटल ट्रेड इसमें इंक्लूड किया गया है। एंड एक बहुत बड़ी न्यूज़ ये है कि जो 90% प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे भारत से यूएई, उसमें ज़ीरो ड्यूटी होगी। दिस इज़ ऑल्सो अ बिग न्यूज़। इम्पोर्ट जो सडन इम्पोर्ट में इंक्रीज हो जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी मैकेनिज्म इसमें डेवलप किया जाएगा। एंड ऑल्सो रूल ऑफ ओरिजिन। देखिए रूल ऑफ ओरिजिन का यहाँ क्या मतलब है, ये जो ड्यूटी फ्री आप प्रोडक्ट्स करने वाले हैं, वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को करेंगे जो ओरिजिनेट हो रहे हैं हमारी पार्टनर कंट्री से। तो इंडिया उन्हीं गुड्स को ड्यूटी फ्री करेगा जो यूएई से इमर्ज हो रहे हैं, और यूएई उन्हीं गुड्स फ्री करेगा जो इंडिया से इमर्ज हो रहे हैं। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर हियर इज, रूल ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट ये इंश्योर करता है कि वो प्रोडक्ट उस देश देश से ओरिजिनेट हुआ है, ताकि उस पे उसको भी किया जा सके। तो उसके लिए भी बेहतर कानून बनाए जाएंगे, ये भी सेपा में डिसाइड किया गया। देखिए याद रखिएगा, इस तरीके के फैक्चुअल स्टफ भी कभी कभी पूछ लेते हैं। वे जो है वो भारत का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और यू कैन अंडरस्टैंड कि हमने उनके साथ सेपा क्यों साइन किया। इनफैक्ट 2020 में यूएई हमारा थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ऑयल इंपोर्ट भी था। फैक्चुअल ये दोनों चीज़ें थर्ड पोजीशन पे आप लोग याद रखिएगा। बहुत खास बात आप याद रखें, यूएई के अलावा हम लोगों ने जापान और साउथ कोरिया के साथ भी सेपा साइन किया हुआ है। तो इंडिया हैज़ अ सेपा अग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जापान, साउथ कोरिया एंड यूएई। नीड टू रिमेंबर दिस। जापान के साथ हमारा सेपा है, साउथ कोरिया के साथ है, और यूएई के साथ है। ऑफ कोर्स यूएई वाला एक्टिवेट हो गया 1 मई से। तो फरवरी में ये साइन किया गया था और 1 मई से ये हो चुका है। डिजिटल ट्रेड प्लीज टेक नोट, रूल ऑफ ओरिजिन टर्म जरूर याद रखें, यू कैन गेट अ क्वेश्चन अराउंड दिस।
अनदर थर्ड टॉपिक जो है दैट इज बिम्स्टेक समिट. दिस इज ऑल्सो लिटिल इम्पॉर्टेंट हियर, प्लीज टेक नोट. सबसे पहले बिम्स्टेक होता क्या है? देखिए, बिम्स्टेक अपने आप को पहले एक सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कहता था, बट इस बार की जो समिट है उसमें उन्होंने क्लियर करा है कि हम लोग एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है. कंट्रीज देखिए दो जगह से इसमें आ रही हैं, एक साउथ एशिया और एक साउथ ईस्ट एशिया. फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. याद करना पड़ेगा आपको. बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. देखिए, इसमें 7 मेंबर कंट्रीज हैं. याद कैसे करेंगे आप? आप ऐसे याद करेंगे. मैंने एमबीबी किया कहाँ पर? थाईलैंड में. नो, दैट डज नॉट मेक्स एनी सेंस. एमबीबीएस करने थाईलैंड क्यों जाएंगे? बट या, यू गेट माई पॉइंट. एमबीबीएस कहाँ पे किया? थाईलैंड में. अब कैसे याद करेंगे? म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका. म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका. इन कहाँ कर रहे थे आप? किया कहाँ पर करा? थाईलैंड. तो एमबीबीएस इन थाईलैंड. अगर आप ध्यान से यहाँ देखेंगे तो दो कंट्रीज आपको दिखेंगी साउथ ईस्ट एशिया की, दैट इज म्यांमार एंड थाईलैंड. और बाकी कंट्रीज 1 2 3 4 5 आपको मिलेंगी साउथ एशिया की. तो यही मैं आपसे कह रही थी, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है. 4 कंट्रीज आपकी साउथ एशिया से हैं और 2 कंट्रीज साउथ ईस्ट से हैं. नाम से समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे टेक सेक्टर्स में आप कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं. एंड आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ सार्क, जो सार्क में हम गिरावट देख रहे हैं, उसके बाद बिम्स्टेक इज द फ्यूचर. बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है. तो आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस तो इससे पूछ ही सकते हैं. कब बना था बिम्स्टेक? 1907 में बना था और बैंकॉक डेक्लेरेशन साइन करके बनाया गया था. तो व्हेन डिड इट केम इनटू पिक्चर? 1907. कौन से डेक्लेरेशन से आया? बैंकॉक डेक्लेरेशन. इंपॉर्टेंट है. देखिए, 21% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, जीडीपी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है. एंड सबसे बड़ी बात, इट इज इमर्जिंग. स्पेसिफिकली फॉर इंडिया बिम्स्टेक इज इम्पॉर्टेंट. जो सेक्रेटेरिएट है वो ढाका, बांग्लादेश है. ये भी आप याद रखिए. ये बेसिक्स हैं कुछ बिम्स्टेक के बारे में. अब बात करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा. तो न्यूज़ में देखिए इसलिए रहा क्योंकि इसकी 5th समिट अभी होस्ट की गई थी कोलंबो, श्रीलंका द्वारा. तो उसकी जो फिफ्थ नंबर की समिट है वो कोलंबो ने होस्ट करी एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में था. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई. देखिए, 1997 से ये काम कर रहा है, बट अभी तक इसको एक फॉर्मल, व्हाट यू कॉल इट, एक पर्सनालिटी का स्टेटस नहीं मिला था. बट इस बार एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, दैट इज बिम्स्टेक चार्टर साइन किया गया है. और बिम्स्टेक चार्टर के तहत ये डिसाइड किया गया, बिम्स्टेक को सीरियसली लिया जाएगा, राइट. और वंस एवरी 2 years मिला जाएगा. यही नहीं, एक एम्बलम बनाया गया बिम्स्टेक का, एक फ्लैग डिसाइड किया गया. अब जो है ना, बिम्स्टेक एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी है, राइट, आफ्टर दिस बिम्स्टेक समिट, राइट. एंड ऑफ कोर्स एक फॉर्मल लिस्ट ऑफ पर्पसेस बनाई, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया ताकि बिम्स्टेक अपना काम बेहतर तरीके से कर सके. हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा कि बिम्स्टेक में पहले 14 एरियाज डिसाइड किए गए थे जिन पे काम किया जाएगा इन 7 कंट्रीज द्वारा. बट अब इसको नैरो डाउन कर दिया गया. कभी कभी आप प्रीलिम्स में भी करते हैं ना, बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते हैं. दैट्स नॉट द आइडिया. दैट्स नॉट द वे हाउ यू शुड डू. यू शुड बी रिड्यूसिंग योर सोर्सेस ताकि आप फोकस होकर पढ़ाई कर सकें. तो इन्होंने भी यही किया, 14 से अपने एरियाज को 7 कर लिया. अब देखो कंट्रीज कितनी है? 7 कंट्रीज है. और एरियाज ऑफ कोऑपरेशन या एरियाज ऑफ वर्किंग भी कितने कर दिए गए? 7. तो काम को 7 पिलर्स में डिवाइड कर दिया गया और हर कंट्री को एक एक पिलर असाइन कर दिया गया. आपको क्या याद रखना है? भारत को सिक्योरिटी पिलर मिला है, ये याद रखिए. तो 14 से पिलर जो है वो 7 कर दिए गए और उसमें से इंडिया को जो पिलर मिला है वो सिक्योरिटी पिलर मिला है. ये आपने ध्यान रखना. मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्शन, ये भी इस समिट का आउटकम था, जिसमें डिसाइड किया गया कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें कनेक्टिविटी बेहतर की जाएगी. एक ट्रीटी भी साइन की गई ताकि लीगल असिस्टेंस दी जा सके क्रिमिनल मैटर्स में, दैट इज म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स. देन एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी स्टैब्लिश किया जाएगा कोलंबो, श्रीलंका में. ये कुछ फैक्चुअल स्टफ है जो आपको याद रखना है. भारत ने $1 मिलियन दिया है बिम्स्टेक के ऑपरेशनल बजट के लिए.
तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स, बिम्स्टेक टीटीएफ आपको याद रखना है, ट्रांसपोर्ट कनेक्शन की बात याद रखनी है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि चार्टर साइन हुआ, सिक्योरिटी पिलर भारत को मिला, 14 से एरियाज रिड्यूस कर कर 7 कर दिए गए। राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो रहा वो है इंडिया और यूएस का +2 डायलॉग। नाउ पहले समझते हैं +2 डायलॉग होता क्या है। लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। देखिए, मिनिस्टीरियल लेवल पे सबसे बड़ी मुलाकात जो देशों के बीच में होती है वो होती है बिटवीन हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जब आपके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट मिलते हैं, राइट। बट मिनिस्टीरियल लेवल पे हाईएस्ट लेवल की इंटरनेशनल मीटिंग है वो 2+2 फॉर्मेट में होती है। इसका मतलब क्या है? जैसे देश ए, देश बी देश ए के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन सेक्रेटरी जो भी होते हैं, और देश बी के डिफेंस और फॉरेन सेक्रेटरी, जब ये दो इन दोनों से मिलते हैं तो बनता है 2+2। तो 2+2 का मतलब क्या है? डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर और सेक्रेटरी फ्रॉम वन कंट्री मीटिंग द डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर फ्रॉम अनदर कंट्री। प्लीज रिमेंबर, भारत यूएसए के साथ ये डायलॉग करता है, जापान के साथ करता है, रशिया के साथ करता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है। देखिए, यूएसए है, रशिया होगा, राइट। और उधर आपको क्या याद रखना है? जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। आप ध्यान से देखें तो इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली क्वाड कंट्रीज हैं। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। क्वाड की कंट्रीज के साथ तो हमारा 2+2 है ही, और उसके अलावा हमारा रशिया के साथ 2+2 है। दैट्स हाउ यू कैन +2 क्वाड कंट्रीज, जिस दैट इज मतलब ऑफ कोर्स उसके लिए आपको क्वाड कंट्रीज याद करनी पड़ेंगी। तो यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया, 4 कंट्रीज हो गई क्वाड की कंट्रीज, और रशिया इसके अलावा कंट्री। सो क्वाड प्लस रशिया, ये आपको याद रखना है। Now, अभी न्यूज क्या था इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस बार का जो डायलॉग था दैट वाज द 4th 2+2 डायलॉग। 2+2 यहाँ पर मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो आई होप आपको वो क्लियर है। ये कहाँ हुआ? वॉशिंगटन, यूएसए में हुआ, जहाँ भारत के एक्सटर्नल और डिफेंस मिनिस्टर गए और वहाँ के एक्सटर्नल और डिफेंस सेक्रेटरी मौजूद थे। देखिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो की टेक अवे थे इस मीटिंग के वो आपको पता होंगे। यू नो व्हाट आर द की टेक अवेज ऑफ द मीटिंग। देखिए, एक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस अरेंजमेंट किया गया। बेसिकली डिसाइड किया गया कि स्पेस सेक्टर में विल बी शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड ले द ग्राउंड वर्क फॉर मोर कोऑपरेशन। तो आप देखेंगे कि फ्यूचर में इंडिया और यूएसए स्पेस के डायरेक्शन में और कुछ ट्रीटीज, डायलॉग्स और कोऑपरेशन करने वाला है। देन डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायलॉग भी इस बार किया गया, विच वाज अ बिग डेवलपमेंट। डिफेंस के सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एंटर होना तय है, और इसके लिए जॉइंट साइबर ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस की जाएंगी, ये डिसाइड किया गया। देन सप्लाई चेन इंडो पैसिफिक। अब देखिए, हम जानते हैं और यूएसए दोनों के लिए इंडो पैसिफिक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। यूएस ने कहा कि हम इंडिया को एज अ मेजर डिफेंस सप्लायर देखता है इन द इंडो पैसिफिक एरिया। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी हम सोचते हैं कि किसके पास है? इट लाइज विद इंडिया। इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे बेहतर सप्लाई चेन स्टैब्लिश की जाए, कैसे बेहतर कनेक्टिविटी स्टैब्लिश की जाए, ताकि दोनों कंट्रीज को इस जगह पर इसका फायदा हो सके, ये भी इसमें डिसाइड किया गया। एंड ऑफ कोर्स यूक्रेन पर भी बातचीत हुई, एंड इट टॉक्ड अबाउट कि कैसे यूक्रेन क्राइसिस में ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दिया जा सकता है, और जो सिविलियंस के अगेंस्ट जो वायलेंस हुआ है उसके लिए एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस अरेंजमेंट टर्म याद रखिएगा, डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायलॉग टर्म याद रखिएगा, सप्लाई चेन को बेहतर करे जाने की बात की गई, इसको ध्यान रखिए। रिमेंबर, 2+2 होता क्या है, किन किन कंट्रीज के साथ हमारा 2+2 डायलॉग है, एंड यू आर रेडी फॉर प्रीलिम्स। ओके, अब देखिए, सिर्फ बात निकली है तो ऑन अ साइड नोट ये भी देख लेते हैं यूएसए के साथ हमारे कौन कौन से डिफेंस अग्रीमेंट्स हैं। देखिए, कुछ सालों में हमने यूएस के साथ 4 इंपॉर्टेंट डिफेंस अग्रीमेंट्स किए हैं। मैंने इसे इन अ क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट लिस्ट कर दिया है। क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड विद यूएसए, बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। तो आपको पता होना चाहिए।
पहला देखिए है लेमोआ। फुल फॉर्म क्या है? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक हमने क्या साइन किया? लेमोआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फॉर्म कासा, communications compatibility and security agreement. LEMOA, logistic exchange memorandum of association, communications compatibility and security agreement. ISA, industrial security agreement, and BECA, basic exchange and cooperation agreement. तो लेमोआ साइंड है, कॉमकासा साइंड है, ISA साइंड है, बेका साइंड है। इसका आप थोड़ा सा now, another important news that came was about the Quad Leaders Summit. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी हैं। प्लीज टेक नोट, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, राइट। ये चारों कंट्रीज मिलकर बनाती हैं क्वाड। का फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटरल फॉर द कोऑर्डिनेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। देखिए, आइडिया इनका ये है चारों का साथ आने का। वैसे इनडायरेक्टली तो बहुत सारे आइडियाज हैं, आप समझ सकते हैं कि किसको काउंटर कर रहे हैं, बट आइडिया इज इंडो पैसिफिक एरिया को फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस बनाया जाए। किसी एक कंट्री का उस पर आधिपत्य ना हो, इस एरिया को सिक्योर रखा जाए। इसके लिए क्वाड साथ आता है एज अ स्ट्रैटेजिक डायलॉग। तो आप अगर ध्यान से देखें, चारों कंट्रीज में बहुत कुछ कॉमन है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसीज है, चारों ही मार्केट इकोनॉमी या प्लूरलिस्ट सोसाइटी है, सो दे डू हैव अ लॉट ऑफ शेयर्ड थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स कॉमन। एंड देयरफॉर क्वाड की जो लीडर्स समिट है वो टोक्यो में 2022 में। क्या की टेकअवेज है जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखने? देखिए, फेलोशिप दी जाएगी इन चारों कंट्रीज के स्टूडेंट्स को। 100 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाएंगे, यूएस जाकर पढ़ाई करेंगे स्टेम में। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इस फील्ड के बच्चों को स्कॉलरशिप देने की बात की गई है। देन इंडो पैसिफिक मैरिटाइम फॉर मैरिट एंड इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस। इसमें मैरिटाइम इंफॉर्मेशन बेटर कैसे शेयर की जा सके, फास्ट कैसे शेयर की जा सके, इसको लेकर भी अग्रीमेंट किया गया। बिकॉज रिमेंबर द आइडिया इज टू क्रिएट अ बेटर इंडो पैसिफिक, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। अब स्पेस के डायरेक्शन में आप देखिए, इस बार जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, इस स्पेस कोऑपरेशन की जरूर बात हुई है। कमेंट सेक्शन फटाफट बता दीजिए, इससे पहले हमने स्पेस सिचुएशन के बारे में कहाँ बात की थी? देखिए, आपको याद है? डोंट गो बैक, हाँ, ट्रस्ट योर ब्रेन एंड राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा के फील्ड में स्पेस रिलेटेड कोऑपरेशन की भी बात की गई। प्लीज रिमेंबर, क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, राइट? उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? इस बार समिट कहाँ पर हुई थी? फेलोशिप, स्टेम, IPMDA एंड ऑल्सो स्पेस कोऑपरेशन। This was also the year when we had the 118th Indus Water Treaty meeting. अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई ट्रीटी है तो बहुत अच्छे से काम करी है, दैट इज द इंडस वाटर ट्रीटी, राइट? नाउ इंडस वाटर तहत ही एक इंडस कमीशन का स्टैब्लिशमेंट किया गया था, जिसके रेगुलर इंटरवल्स पे मीटिंग होती है। इस परमानेंट इंडस वाटर कमीशन, ये वाली 118 मीटिंग है वो स्टार्ट रखी गई। कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। अब इसके जो कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो देखते जाइए। सबसे पहले आपको याद रखना है, ये फाजिल का ड्रेन है। पाकिस्तान ने एश्योर किया कि हम इस ड्रेन के पानी को नहीं रोकेंगे एंड विल इंश्योर कि ये सतलज रिवर में जाता रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। इंडिया ने बदले में ये एश्योर किया कि जो हमारे जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन इंडस की ट्रिब्यूटरीज पे चल रहे हैं, वो बिल्कुल ट्रीटी रूल्स के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बातें इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपको बताऊँ, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में साइन की गई, और इसमें जो मीडिएटर का काम किया था वो वर्ल्ड बैंक ने काम किया था। इसमें सिंपल आइडिया था कि जो इंडस रिवर सिस्टम है, उसकी जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो भारत के पास आएंगी, और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वो आपके पाकिस्तान के पास जाएंगे। तो ईस्टर्न रिवर्स में आपके आ गई ब्यास, रवि एंड सतलज, एंड वेस्टर्न रिवर्स में आ गई झेलम, इंडस एंड चेनाब। तो हमें मिला BRS,
बीआरएस नहीं मिला, बीआरएस मिला, दैट इज ब्यास, रवि एंड सतलज, और उनको मिला जेआईसी, इज झेलम, इंडस एंड चेनाब। एक चीज और याद रखिएगा, इंडस वाटर ट्रीटी है, इसमें कोई यूनिलैटरल एग्जिट क्लॉज नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि खुद से अगर सिर्फ इंडिया इसको रिवोक करना चाहे तो नहीं कर सकता, बस दोनों कंट्रीज डिसाइड करें कि हम लोग इसको कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, आप ऐसा नहीं कर सकते, राइट। तो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में ये चीज लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुआ दैट वाज द 14 ब्रिक्स समिट। सबसे पहले ब्रिक्स क्या है ये देख लेते हैं। तो ब्रिक्स इज एन एक्रोनिम विच स्टैंड्स फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। देखिए ओरिजिन इसका ऐसे हुआ कि 2001 में एक इकोनॉमिस्ट थे, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, जिनका नाम था जिम ओनील, और उन्होंने पहली बार अपने रिसर्च आर्टिकल में बताया कि कैसे 4 कंट्रीज हैं जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं और फ्यूचर में दे आर गोइंग टू बी मोर इम्पोर्टेंट इन द वर्ल्ड सिनेरियो। तो ये कंट्रीज थी BRIC, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो उन्होंने सोचा ठीक है, लेट्स कम टुगेदर देन हैव अ ग्रुप, और इसको फॉर्मलाइज करा गया पहली ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग इन द ईयर 2006 में। बाद में साउथ अफ्रीका ने इनको ज्वाइन किया, राइट, दिसंबर 2010 में, जिसके बाद में जो है ब्रिक हो गया ब्रिक्स। अब याद रखिएगा जो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है वो रोटेट होती है एनुअली इन द फॉर्मेट ऑफ द एक्रोनिम। तो ब्राजील को, फिर रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो एनुअली चेयरमैनशिप जो रोटेट होती है। मुझे बताइएगा ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है क्या? कमेंट बॉक्स में, आई वेट। और है तो कहाँ है? इसलिए इस बार की जो ब्रिक्स समिट थी, दैट इज द 14th ब्रिक्स समिट, उसको चाइना ने होस्ट किया वर्चुअली, राइट। दैट इज 2022 की जो समिट थी, चाइना चाइना ने होस्ट किया वर्चुअली। आपको याद क्या क्या रखना है, क्या क्या डिस्कस हुआ, ये ध्यान रखें कि इसमें एक डेक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया जिसको हम कहते हैं बीजिंग डेक्लेरेशन, राइट। तो क्वेश्चन बन जाएगा ब्रिक्स समिट में कौन सा डेक्लेरेशन साइन हुआ? बीजिंग डेक्लेरेशन। जिसका मेजर पॉइंटर्स क्या क्या थे? ब्रिक्स जो है ये कहता है कि रशिया और यूक्रेन बातचीत करनी चाहिए, राइट। और यूनाइटेड नेशंस की जो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस है, जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प दे रही है यूक्रेन को, उसमें हम लोग सपोर्ट करेंगे। एक कंसर्न ये भी निकल कर आया कि जो तालिबान लेड अफगानिस्तान है उसकी सिचुएशन को लेकर भी ब्रिक्स काफ़ी परेशान है। इंडिया की तरफ से एक प्रपोजल गया कि हमें ऑनलाइन डेटाबेस क्रिएट चाहिए ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए, एंड ये इंश्योर करना चाहिए कि जो कंट्रीज़ हैं करप्शन के लिए सेफ प्लेस ना बने। तो एंटी कोऑपरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे की जा सकती है, इसको लेकर भी ब्रिक्स बातचीत। आप देख रहे हैं कि बहुत कॉन्क्रीट चीज़ें नहीं है, बट आपको बीजिंग डिक्लेरेशन डेफिनेटली याद रखना है, और जो बेसिक्स मैंने आपको ब्रिक्स के बताए वो भी आप ध्यान। देन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समरकंद डिक्लेरेशन, इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक नोट। एससीओ है क्या? एससीओ इज अगेन अ ग्रुपिंग दैट इज कॉल्ड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2022 तक 8 मेंबर कंट्रीज थी। कौन कौन सी? चाइना, रशिया, पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड पाकिस्तान। अब आप याद रखिए अफगानिस्तान मैंने आपको पढ़ाया था सेंट्रल एशिया में, वो यहाँ नहीं है। ये 3 कॉमन है, मैं आपको ये 4 तो कॉमन है, मैं आपको पढ़ाई सेंट्रल एशियन का के कॉन्टेक्स्ट। फिर तुर्कमेनिस्तान हटा दीजिए, इंडिया और पाकिस्तान ऐड कर दीजिए, और चाइना और रशिया ऐड कर दीजिए, राइट। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान सेंट्रल उठाया, रशिया, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। अभी मैं आपको बताऊंगी कि एक डेवलपमेंट क्या हुआ। एक डेवलपमेंट ही हुआ, अभी तो अपना 9th मेंबर मिल गया है। कौन सी समिट में? अभी समरकंद डिक्लेरेशन के थ्रू। अब आप याद रखेंगे कि एससीओ में कितने मेंबर्स हो गए? 9। और लेटेस्ट एंट्री किसकी हुई है? ईरान की हुई। सबसे पहले याद रखिए एससीओ की सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है ना, दैट इज कॉल्ड द सुप्रीम बॉडी, वो है एससीओ की हेड ऑफ स्टेट काउंसिल। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी बॉडी है। देन रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है विच इज अगेन अ बॉडी ऑफ एससीओ, में टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, जो इस एरिया की मेजर परेशानियां हैं उनको डील करने के लिए बनाया गया। देन एससीओ का एक सेक्रेटेरिएट है बीजिंग, चाइना में, ये भी याद रखिए, शंघाई चाइना, राइट। शंघाई एससीओ का सेक्रेटेरिएट है कहाँ पे? बीजिंग में है। अब
8 कंट्रीज थी, अब कितनी हो गई हैं? 9 हो गई हैं, ये याद रखेंगे। हुआ कहाँ था? ये हुआ था समरकंद, उज़्बेकिस्तान। कौन सी मीटिंग हुई थी? मैंने आपको कहा था इनकी सबसे बड़ी मीटिंग कौन सी होती है? हेड ऑफ द स्टेट्स वाली मीटिंग। वो कहाँ पर हुई थी? समरकंद में, उज़्बेकिस्तान। अब बड़ी डेवलपमेंट हमारे लिए क्या है? अब इसकी जो चेयरमैनशिप है वो 2023 में हमें दी गई है। तो इंडिया इज हैविंग द प्रेसिडेंसी ऑफ दिस एससीओ इन 20। लोग एससीओ की 2023 समिट को होस्ट करने वाले हैं। दिस इज द गुड न्यूज़। एक सिटी को लेकर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि वाराणसी डिक्लेयर किया गया है एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। 2022-23 के लिए जो कल्चरल कैपिटल डिक्लेयर किया गया वो डिक्लेयर किया वाराणसी। ऑल्सो 9th मेंबर हमें मिल गया, दैट इज ईरान। तो क्वाइट अ फ्यू इन्फॉर्मेशन। ध्यान रखें समरकंद है कहाँ? उज्बेकिस्तान। एससीओ का हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल। 8 से 9 हो गए। सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है। वाराणसी के बारे में याद रखें आप, राइट। एंड इंडिया 2023 की प्रेसिडेंसी लेकर बैठा है, ये भी याद रखें। अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज अबाउट I2U है। ये I2U क्या है? चलिए आई दो इसमें आ रहे हैं, दैट इज फॉर इंडिया एंड इजराइल। ये हो गए आपके दो आई, और दो यू जो हो गए वो आपके हो गए यूएई और यूएसए। तो दो आई और दो यू, I2U2। I2U2 जो है ये एक लीडर्स समिट हुई थी। बात ध्यान रखें, ग्रुपिंग मैंने आपको बता दिया। इसको ना कई बार वेस्ट एशिया का क्वाड भी कहा जाता है। तो आपको अगर वो वाला क्वाड याद हो, वहां भी 4 थे। ये वेस्ट एशिया के क्वाड माने जाते हैं। इफ यू लुक ऑल दीज कंट्रीज फॉल इन दिस रीजन, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए। सो इन अ वे वेस्ट वाला इसका जो आउटलुक है, इसकी वजह से इसको वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है। ये लीडर्स समिट हुई थी जुलाई 2022 में। ये नई ऑर्गेनाइजेशन माइट गेट अ क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये पूछ सकते हैं व्हाट इज I2U, या विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स I2U2। तो आपको दे देंगे इट इज अ स्ट्रेन ऑफ वायरस। हो सकता है H1N1 जैसा कुछ I2U होगा, बट नो, द आंसर वुड बी इट इज अ ग्रुपिंग, राइट। तो ओरिजिनली ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सो ये स्टार्ट जो है 2021 में हुआ था, राइट। एंड इसमें 6 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन डिसाइड किए: water, energy, transportation, space, health and food security। क्या क्या बोला मैंने? water, energy, transportation, space, health and food security। water, energy, transportation, space, health and food security। अब देखिए हमारे लिए इसमें कुछ मेजर बातें आपको ध्यान रखनी है। यूएई ने हमसे कहा है कि वो 2 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे भारत के फूड पार्क्स में। फूड पार्क्स वो नहीं होता जहाँ आपको सब तरीके का अच्छा खाना मिलता है, लज़ीज़ व्यंजन मिलते हैं, दैट इज़ नॉट फूड पार्क। या फूड पार्क क्या है? फूड पार्क बेसिकली ऐसे ऐसा एरिया रहता है, जिसमें फार्मर से लेके और मार्केट तक को एक ही जगह पर इंटीग्रेट किया जाता है। सारे प्रोसेसेस को एक ही जगह इंटीग्रेट किया जाता है एक फूड पार्क में। फार्म से लेके कंज्यूमर, उसको इंटीग्रेट करने के लिए फूड पार्क डेवलप किया जाता है। इंडिया इसके लिए लैंड देगा, और यूएई इसमें 2 बिलियन यूएस डॉलर्स इन्वेस्ट करने वाला है। इसके अलावा एक हाइब्रिड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट गुजरात में जाएगा, इज 300 मेगावाट्स। अगेन दैट इज यू, एंड यूएस एंड इजराइल जो है इस प्रोजेक्ट के लिए एक्सपर्टीज देने वाले हैं। I2U2। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है कि उसे FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। अभी आप कई बार सुनते होंगे ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। थोड़ा सा देख लेते हैं है क्या। सबसे पहले बात करते हैं कि FATF क्या है। देखिए FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एक ऐसी बॉडी है जो दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, आप समझ रहे हैं, पैसे का गलत इस्तेमाल, एक तो गलत रूट से पैसा आना और उस पैसे का इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए ना हो, इसके ऊपर नजर रखने का काम FATF करता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स काम क्या है? टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गलत चीजों पर नजर रखना, और जो कंट्रीज इसमें सपोर्ट कर रही हैं उनको प्रेशर करना। प्रेशर करने का तरीका क्या है जी? उनको 2 लिस्ट बनाई है उन्होंने, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। उसमें लिस्ट कर देती है। ग्रे लिस्ट आप समझ सकते हैं एक तरह से चेतावनी है, धमकी है, और ब्लैक लिस्ट उसका सिवियर फॉर्मेट है। पाकिस्तान बहुत समय से ग्रे लिस्ट पे था,
और अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया गया है। ये न्यूज़ है। आपको ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो ग्रे लिस्ट में आप मॉनिटरिंग बढ़ा देते हो, राइट? आपको कई रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, अगर आपने वो नहीं किए तो आपको बोला जाता है कि हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। अब ब्लैक लिस्ट में डालने से देखिए परेशानी क्या होती है, आप अगर कोई एड लेना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान को आप समझ ही रहे हैं एड की, नॉट मेकिंग फन ऑफ देम बट देन जस्ट टेलिंग यू कि आप देखिए अभी जैसे उनको कई बार मदद लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, सिचुएशन काफ़ी ख़राब है वहाँ पर। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आपको एड लेना है या एडीबी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से फंड लेना है, यू से फंड लेना है, वो सब लेना बड़ी परेशानी हो जाएगी इफ़ यू आर लिस्टेड अंडर ब्लैक लिस्ट। तो ब्लैक लिस्ट का यहाँ वही मतलब है कि आपको इंटरनेशनल सिनेरियो से, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से जो है निकाल दिया जाएगा। आपके यहाँ पर कैपिटल्स आना बंद हो जाएँगे, इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगे, लोग एफडीआई आपके यहाँ नहीं करेंगे। कोई कंट्री नहीं चाहेगा कि वो ब्लैक लिस्ट का पार्ट बने। आपको एफएटीएफ ध्यान रखना है, ग्रे लिस्ट क्या होती है, ब्लैक लिस्ट क्या होती है, याद रखना है। क्या भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर है? एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में ये भी बन सकता है। हाँ जी, इंडिया मेंबर है और 2010 से जो है ये का मेंबर बना बना है। ऑल्सो अभी नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये दोनों ही कंट्रीज ब्लैक लिस्ट में हैं एफएटीएफ की। तो ये भी देखिए आपके लिए एक सवाल बन सकता है कि नॉर्थ कोरिया और ईरान दोनों ही किसका पार्ट है? एफएटीएफ का पार्ट है। एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट का पार्ट है। वन मोर न्यूज इज अबाउट ईस्ट इकोनॉमिक फोरम और इंडिया में इसका क्या रोल रहा, इंडिया का इसमें क्या रोल रहा। देखिए रशिया का एक एरिया है जो बोलते हैं फार ईस्ट, राइट? रशियाज फार ईस्ट। अब ये समझिए ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड एरिया है, बट बहुत, और रशिया की 1/3 टेरिटरी रशिया के फार ईस्ट में आती है, बट बहुत रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में। फिश, ऑयल, नेचुरल गैस, वुड, डायमंड बहुत आपको यहाँ मिल जाएंगे, राइट? और काफ़ी अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज से अबंडेंट जगह है। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? एक तो प्रॉब्लम है यहाँ पर कनेक्टिविटी की, दूसरी ऐसे लोगों की जो यहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज को प्रोक्योर और सप्लाई कर सकें। तो ये जो ईस्ट इकोनॉमिक फोरम आप देख रहे हैं, 2015 में बनाया इसीलिए गया था रशिया द्वारा, ताकि जो इनका फार ईस्ट वाला इलाका है वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। और इसीलिए हर साल क्या करते हैं, गैदरिंग करते हैं जिसमें ये बताते हैं कि क्या भैया हमारे क्या इकोनॉमिक पोटेंशियल है, कैसे इसमें और बिजनेसेस ऐड हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं। और इनको इससे बहुत फ़ायदा भी हुआ, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ आए हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आया है, मिनरल एक्सकवेशन प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आए। अभी जो है ईस्ट इकोनॉमिक फोरम 7th समिट हुई व्लादिवोस्टॉक में, राइट? आपको याद रखना है प्राइम मिनिस्टर ने इसे वर्चुअली अटेंड किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चीज़ें जो इसमें डिस्कस हुई वो आपको पता होनी, जैसे कि ऑफ कोर्स यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे बात हुई। हमने कहा कि देखिए सप्लाई चेन बहुत इम्पैक्ट हुआ है कोविड की और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वी नीड टू एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन, और उसको आप डायलॉग और डिप्लोमेसी से करिए, ज़रूरी है। देन आर्कटिक रीजन में कैसे पार्टनरशिप हो सकती है इंडिया और रशिया के बीच में एनर्जी के फील्ड में, बिकॉज उसमें बहुत इंटरेस्टेड है। याद रखिएगा 2019 इंडिया ने अपनी एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी के बारे में बात की थी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दैट हाउ वी कैन हेल्प इन रशियाज फार ईस्ट। कैसे? ये देखो हमारे पास है रिच टैलेंट, जो वहाँ पर बहुत अच्छा एक्सकवेशंस, वी हैव पीपल विद प्रोफेशनल एटीट्यूड जो रशिया के फार ईस्ट में डेवलप में हेल्प कर सकता है। और देन वी कैन ऑल्सो मेक सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स। तो उसके बाद से भारत ने 2 सेक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स और डायमंड्स, में बहुत इन्वेस्ट किया है, याद रखिएगा आप ये चीज़ भी। और ऑफ कोर्स हमारा टैलेंट वहाँ पर काम आ रहा है, हमारे टैलेंट का प्रोफेशनलिज्म काम आ रहा है रशिया के फार ईस्ट को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा कई कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। एक नए कॉरिडोर की बात हुई, दैट इज चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर। आप देखिए चेन्नई से व्लादिवोस्टोक का कनेक्शन मैरीटाइम बाउंड्री से, या फिर नॉर्दर्न सी रूट हो गया, भारत और रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ और याद रखिएगा, रशिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है हमारी इंडियन स्टील इंडस्ट्री के लिए।
क्यों? तो हमें दे रहे हैं जी कोकिंग कोल का सप्लाई, जो कि स्टील इंडस्ट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है। तो दिस वाज अबाउट ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। नाउ लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है 12th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। अब थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1995 में WTO बना था एंड ये सक्सेसर है गैट का, दैट इज जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो गैट के बाद वी सॉ आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गैट बना और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद WTO बना। एंड जो मेजर आइडिया है WTO का वो यही है, दुनिया भर में जो ट्रेड हो रहा है वो स्मूथली हो सके, फ्रीली हो सके और कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए जा सके ट्रेड के, ताकि प्रिडिक्टेबल हो। ऐसा ना हो कि हर कंट्री अपना अपना रूल चला रहा है, जिससे प्रिडिक्टेबिलिटी खत्म हो जाए वर्ल्ड ट्रेड में। तो एज ऑफ नाउ इट्स अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, 164 कंट्रीज इसका पार्ट है, विच अकाउंट्स फॉर नियरली 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। तो आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंस होंगी। वेरी क्विकली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब जो न्यूज़ है वो WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बारे में है। तो ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या है? देखिए, WTO की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, बेसिकली जहाँ सारे फैसले सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, दैट इज द WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। और ये हर 2 साल में एक बार मिलती है। एंड इसी सीरीज में ये 12th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी। यही वो मीटिंग है जिसमें सारे देश बैठते हैं, मेजर डिसीजंस लेते हैं। कोई ट्रेड एग्रीमेंट है तो उसके तहत जो डिसीजंस लेने हैं वो भी WTO के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में लिए जाते हैं। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखिए, जो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो ये जेनेवा में हुआ था, बाय द वे मैंने आपको इसका हेडक्वार्टर बता दिया। तो जून 2022 में ये कॉन्फ्रेंस जेनेवा में हुई और इसको को होस्ट किया था कजाकिस्तान ने। एक तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा, ऐसी कॉन्फ्रेंस के आउटकम्स गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें कुछ मेजर आउटकम पता होने चाहिए ऑफ द 12th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। देखिए, सबसे पहले कुछ रिफॉर्म्स पे बात की गई। तो सारी कंट्रीज ने ये रीइटरेट किया कि जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं WTO के, यानी हमें ट्रेड ओपन करना है, करना है, हम हर हाल में उस पे चलेंगे। चाहे फिर वो ट्रेड के लिए डेलिब्रेशन करना हो, नेगोशिएशन करना हो, मॉनिटरिंग करनी हो, इन सब में WTO के बेसिक प्रिंसिपल्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इस पर बातचीत हुई। दूसरा, एक ये डिसाइड किया गया कि अगर डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई इश्यूज आते हैं तो उसके लिए हम एक सेटलमेंट सिस्टम, वेल फंक्शनिंग सेटलमेंट स्टैब्लिश करेंगे, ताकि हर एक के लिए वो एक्सेसिबल हो। और इसकी एक डेडलाइन भी स्टैब्लिश की गई, 2024। तो रिफॉर्म्स के एस्पेक्ट में आपको क्या क्या याद रखना है? जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी। एक डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम स्टैब्लिश किया जाएगा जो सबके लिए एक्सेसिबल हो 2024 तक। देन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई हार्मफुल फिशिंग सब्सिडीज के ऊपर। अब देखिए, इसके बारे में कई सालों से बातचीत चल रही है। तो तकलीफ ये है कि डेवलप्ड वर्ल्ड का ये कहना है कि दुनिया भर में ओवर फिशिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो फिश स्टॉक है वो खतरा है, राइट? उसको ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि बहुत ज़्यादा सब्सिडीज दी जा रही हैं एंड दैट हैज़ लेड टू इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग, राइट? इस पे ये बात की गई, ये जो हार्मफुल सब्सिडीज हैं इनको हमें कम करना है अगले 4 सालों में। क्यों? ताकि ये जो ग्लोबल फिश स्टॉक है इसको मेंटेन किया जा सके, इसको बचाया जा सके। देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब भारत और भारत जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज का ये कहना है कि इन सब्सिडीज से हम अपने छोटे ट्रेडिशनल फार्मर्स, फिशरमैन को प्रोटेक्ट करते हैं, स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग ये लॉबी कर रहे थे कि आप जो ये प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, इसमें डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ कंसेशन दिया जाए, और वो हमें मिल भी गया। तो व्हाट वाज द की इफेक्ट? हमने हार्मफुल फिशिंग सब्सिडीज के तहत कुछ कंसेशंस लेकर आए, बट एट द सेम टाइम इसको लेकर ये डिसाइड किया गया कि ऐसी अनरेगुलेटेड फिशिंग को रोका जाएगा अगले 4 सालों में, ताकि ग्लोबल फिश स्टॉक को प्रिजर्व किया जाए। ये भी एक मेजर हाईलाइट हो गई। देन कोविड-19 वैक्सीन प्रोडक्शन को लेकर भी एग्रीमेंट हुआ। अब हम सब जानते हैं कि कोविड टाइम्स के दौरान ये डिसाइड किया गया था कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है कोविड से, उसको वेव किया जाएगा। इसका कारण क्या है?
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज डोमेस्टिकली कोविड-19 वैक्सीन बना सके, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन बी प्रोटेक्टेड। अब इसी के तहत इस बार भी ये डिसाइड किया गया कि अगले 5 साल तक ये वेवर कंटिन्यू रहेगा, ताकि जो वैक्सीन है उसके प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई किया जा सके। ऐसा ना हो कि जी एक ही देश बना रहा है और उसको सारी वैक्सीन यूज हो गई तो बी देशों को वैक्सीन नहीं मिली। तो कोविड-19 वैक्सीन प्रोडक्शन को लेकर भी अग्रीमेंट्स हुए इन द 12th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। देखिए, ई ट्रांसमिशंस का मुद्दा भी इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में आया था। पहले ये समझ लेते हैं ई ट्रांसमिशंस है क्या। देखिए, जो भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कोई म्यूजिक हो गया, राइट, या कोई सिनेमेटोग्राफिक वीडियो हो गया, या लेट्स से कोई प्रिंटेड मटेरियल हो गया, ये सारे ई ट्रांसमिशन के तहत आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, 1998 से लेकर इस तरीके के ई ट्रांसमिशन पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी अंडर द डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट। कारण ये था कि 1998 के दौरान इंटरनेट रिलेटिवली न्यू था, राइट, तो उसको हम इनिशियली फ्री रखना चाहते थे। बट ओवर द टाइम क्या हुआ, इस अग्रीमेंट को एक्सटेंड किया जाने लगा। कुछ लोगों को इसमें तकलीफ हुई, जैसे कि भारत, क्योंकि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज थी से ज़्यादा ई ट्रांसमिशन में नुकसान हो रहा था, दे कुड अर्न अ लॉट ऑफ रेवेन्यू टैरिफ थ्रू इट, राइट। और इस वजह से हमारा ये कहना था, डेवलपिंग वर्ल्ड का कई कंट्रीज का ये कहना था कि हमें इन ट्रांजैक्शंस पर कस्टम लगानी चाहिए। बट एज ऑफ नाउ ये अग्री किया गया, तो अग्रीमेंट है कि कस्टम ड्यूटी नहीं लगेंगी ट्रांसमिशन पे, इसको कंटिन्यू किया जाएगा। और इसकी एक डेट डिसाइड की गई कि या तो 31 मार्च 2024 तक, या फिर जो नेक्स्ट मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होगी तब तक ये मोटारियम कंटिन्यू रहेगा, विच एवर इज अर्लियर। हमने देखा फिशिंग पे बात हुई, कोविड-19 पे बात हुई, रिफॉर्म्स पे बात हुई, और ई ट्रांसमिशंस पे बात हुई। ये बातें याद रखें, आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन आउटकम ऑफ द 12th डब्ल्यूटीओ मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। तो वहां ये हैंडी आएगा, आपको काम आएगा ये। नेक्स्ट इज अबाउट द 32nd नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन समिट। अब इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो नाटो है क्या, क्या है, तो समझने के लिए लेट्स गो बैक टू द कोल्ड वॉर एरा। सब जानते हैं कि कोल्ड वॉर के समय एक बाइपोलर वर्ल्ड का क्रिएशन हो गया था, जहां एक तरफ हमारे पास यूएसए था, दूसरी तरफ हमारे पास यूएसएसआर था। तो यूएसए ने 1949 में ये कहा कि भैया सोवियत यूनियन एक्सपेंशन कर रहा है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, और हमें उसे रोकना है। इसके लिए हम लोग एक मिलिट्री अलायंस बनाएंगे, जिसको हम कहेंगे नाटो। इस तरह से 1949 में नेटो का जन्म हुआ। आपका अगला क्वेश्चन आ गया, नेटो के रिस्पॉन्स में यूएसएसआर ने क्या बनाया, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये है क्या, ये एक इंटर गवर्नमेंटल, यानी जो भी देश इसके पार्ट हैं के बीच में एक मिलिट्री अलायंस है, जो कि वॉशिंगटन ट्रीटी से बना, राइट। ट्रीटी को 4 अप्रैल 1949 में साइन किया गया, और इसका हेडक्वार्टर डिसाइड किया गया जी ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इनिशियली 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे, आज की डेट में 30 नेशंस हैं। देखिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको आर्टिकल 5 ऑफ नेटो पता होना चाहिए, बिकॉज ये बात करता है कलेक्टिव सिक्योरिटी की। अब कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब क्या है, तो भैया मिलिट्री अलायंस के तहत नेटो मेंबर्स ने ये कहा कि हम जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं। यानी कि अगर हम 5 देश हैं और 5 देश कलेक्टिव सिक्योरिटी में बिलीव करते हैं, तो हम ये कहेंगे अटैक ऑन एनी वन ऑफ अस will be considered as an attack on all of us। तो भाई भाई, राइट, द कॉन्सेप्ट ऑफ भाई भाई और बहन बहन whatever, कि अगर आपने एक को भी नुकसान पहुंचाया तो हम सारे साथ आके बदला लेंगे। तो अटैक ऑन एनी वन विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन ऑल, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो ऑब्वियसली जब सब पर उसको अटैक माना गया है, तो उसका रिस्पॉन्स भी वैसा ही होगा। और ये आपको लिखा हुआ मिलता है इन आर्टिकल 5 ऑफ नेटो, ये आपको याद रखना है। अब नेटो समिट जो अभी हुई, वो मैड्रिड में हुई, दैट इज इन स्पेन, राइट। और इसको नेटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने चेयर किया था, ये भी आपको याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स जो इसमें आए, वेरी केयरफुल कि आपको ये याद रहे। सबसे पहली बार चाइना को एड्रेस किया गया, और
रशिया को आइडेंटिफाई किया गया ये कहते हुए कि भैया ये तो थ्रेट है टू अलाइड सिक्योरिटी। और हम सब जानते हैं कि यूक्रेन में जो हो रहा है, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के तहत, उससे नेटो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड नेटो इज बैक्ड बाय यूएसए। तो उन्होंने कहा कि भैया हम कॉम्प्रिहेंसिव असिस्टेंस पैकेज देंगे यूक्रेन को। सबसे बड़ा जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 5 जो है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हुए ये कहता है दैट अटैक ऑन वन विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन ऑल। तो इसके तहत इन्होंने बोला कि भैया आर्टिकल 5 में ना साइबर अटैक्स भी डाल दो। ओके, तो अब हम जानते हैं कि भैया आजकल साइबर अटैक्स बढ़ गए हैं। जब नेटो बना था 1949 में, तब साइबर अटैक्स कोई रियलिटी नहीं थी, बट आज की डेट में साइबर अटैक्स होते हैं। तो ये बोला गया कि आर्टिकल 5 में हम लोग साइबर अटैक्स को भी कलेक्टिव सिक्योरिटी की डेफिनेशन में मानेंगे। फाइनली स्वीडन और फिनलैंड को इनविटेशन दिया गया टू जॉइन नेटो एंड 4th ऑफ अप्रैल द लेटेस्ट न्यूज़ इज कि फिनलैंड ने जॉइन कर लिया है। दैट्स द बिग न्यूज़, टेक नोट ऑफ इट। साल का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट पर ताइवान। अगर यूक्रेन रशिया के बाद कोई इशू बहुत न्यूज़ में रहा है तो वो ये है। और इसको ऑफ कोर्स इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैराथन वीडियो हम इसका 100% डाइसेक्शन नहीं कर सकते, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हम कवर कर लेते हैं। तो प्लीज़ टेक नोट, बात समझिएगा हुआ क्या। देखिए ऐसा है कि जो यूएस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, वो गई ताइवान, और इस बात से चाइना बड़ा नाराज हो गया एंड दैट लेड टू अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड चाइना। अब तकलीफ क्या है, क्यों चाइना को परेशानी हुई नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने से, उसको हम समझते हैं। व्हाई डज द स्टमक एक इन ऑल द चाइनीज प्रीमियर्स एंड चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटर्स। देखिए कहानी ये है कि ताइवान अपने आप को एक सॉवरन नेशन मानता है। ताइवान का कहना है कि हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन है, राइट। बट चाइना का ये कहना है कि भैया आप हमारे ब्रेक अवे प्रोविंस हैं और सूनर और लेटर हम आपको अपने अंदर ले लेंगे। अब जब नैन्सी पेलोसी ताइवान जाती है तो इसको ऐसा देखा जाता है दैट नैन्सी पेलोसी इज कंसिडरिंग ताइवान टू बी एन इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन, एंड वो चाइना से लिया नहीं गया। तो इफ यू लुक एट ताइवान, ये है, अगर हम मैप में इसको देखें तो ये है ताइवान। आप देख सकते हैं बीच में ताइवान स्ट्रेट है। तो चाइना एंड ताइवान आर सेपरेटेड बाय दिस ताइवान स्ट्रेट। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। एक लाइन आप देख रहे होंगे यूएस फर्स्ट आइलैंड चेन, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रीलिम्स में यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेसिकली देखिए यूएस फर्स्ट आइलैंड चेन वो आइलैंड्स हैं जो प्रो यूएस माने जाते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जापान, जो माने जाते हैं दैट दिस साइड विद यूएस। मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगी। अभी के लिए आप ताइवान की लोकेशन देख लीजिए, ताइवान स्ट्रेट देख लीजिए। अब कुछ बड़ी बातें। तो द फर्स्ट थिंग इज कि ये पूरी कहानी है क्या, व्हाट इज द एंटायर इशू। जैसा मैंने आपको कहा, ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना, और चाइना और ताइवान के बीच में आता है आपका ताइवान स्ट्रेट। और ये पार्ट है फर्स्ट आइलैंड चेन का। मैंने अभी आपको समझाया फर्स्ट आइलैंड चेन वो आइलैंड्स हैं जो कि प्रो यूएस माने जाते हैं, जिनका इंक्लिनेशन वर्ड्स यूएस है। तो इसमें आपका जापान आ जाएगा, साउथ कोरिया आ जाएगा, फिलीपींस आ जाएगा। वो पूरे आइलैंड्स दे साइड विद द यूएस, यूएस चाइना बैटल। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि चाइना, दैट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम ऑफिशियली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, उनका ये कहना है कि ताइवान हमारा एक ब्रेक अवे प्रोविंस है, राइट। और बाय द वे ताइवान का जो ऑफिशियल नेम है वो भी याद रखिएगा, रिपब्लिक ऑफ चाइना। देख रहे हैं आप ये कितनी बड़ी बात है। चाइना है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान अपने आप को बोल रहा है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये भी एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान का ही कहना है कि हम इंडिपेंडेंट हैं और हम चाइना के साथ कोई रीयूनिफिकेशन नहीं करने वाले हैं। अगर वर्ल्ड सिनारियो आप देखें तो सिर्फ 15 कंट्रीज ऐसी हैं, उनमें से ज़्यादातर आइलैंड नेशंस हैं, जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं ऑफिशियली। तो क्या निकल के आई बात, एक तरफ चाइना है दैट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कह रहा है कि ताइवान हमारा ब्रेकअवे प्रोविंस है। रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान ये कह रहा है कि हम इंडिपेंडेंट हैं और हम किसी भी चाइनीज यूनिफिकेशन में नहीं मानते। अब यूएस इसके बारे में क्या सोचता है ये सुनिए। देखिए यूएस के ताइवान के साथ टाइज हैं, वो उसे रेगुलरली वेपन्स भी सप्लाई करता है।
बट एट द सेम टाइम यूएस का ही कहना है कि हम वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करते हैं। देखिए आगे मैं आपको बताऊंगी, दो टर्म्स आप सुनते हैं, वन इज वन चाइना पॉलिसी एंड अदर इज वन चाइना प्रिंसिपल। अब इन दोनों में ना कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि अलग अलग बातें हैं, राइट? थोड़ी सी देर में आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी आप ये याद रखें कि यूएस वन चाइना प्रिंसिपल में नहीं मानता, बट वन चाइना पॉलिसी में मानता है, जिसका बेसिकली ये मतलब है कि यूएस ये मानता है कि ताइवान एक सेपरेट एंटिटी नहीं है और दुनिया में एक ही चाइना है, दैट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। बट एट द सेम टाइम वो ये नहीं मानता कि चाइना शुड टेक ओवर ताइवान, दैट इज शुड क्रिएट वन एंटायर इंटीग्रेटेड चाइना। तो यूएस का ये कहना है कि ठीक है, हम ये मानते हैं कि ताइवान एक सेपरेट एंटिटी नहीं है, वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग ताइवान एज अ सेपरेट एंटिटी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना ताइवान को इन्वेड कर लेगा। आप समझ रहे हैं कितना डेलिकेट बैलेंस है। और जब नांसी पेलोसी वहां गई, नैन्सी एज इफ शी फ्रेंड, सो नैन्सी पेलोसी जब वहां गई, तो ये डेलिकेट बैलेंस जो था वो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि चाइना को लगा अच्छा, आप तो कह रहे थे कि आप इंडिपेंडेंट नहीं मानते उनको, सेपरेट एंटिटी नहीं मानते, फिर आप वहां कैसे जा सकते हैं? तो दे रिटेलिएटेड, दे बैकफायर्ड बाय शोइंग मिलिट्री एक्शंस एंड ऑल दैट। तो दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑल अबाउट। इससे पहले भी चाइना कई बार अपने फाइटर जेट्स उनके एयर स्पेस में डाल चुका है, बहुत सारी चीजें चाइना करता रहता है, बिकॉज अल्टीमेटली उनकी पोजीशन हम जानते हैं क्या है, दैट इज टू टेक ऑफ ताइवान इन देयर टेरिटरी। अब भारत इस पे कैसे रिएक्ट करता है इसको समझिएगा। हमारे ताइवान के साथ फुल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, तो टेक्निकली हम वन चाइना पॉलिसी में मानते हैं। याद करो, जिसका मतलब क्या है कि ताइवान को हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन यूनिट नहीं मानते। अगर मानते होते तो हम उनसे फुल डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट रखते। बट अगेन, इंडिया के लिए भी बड़ा डेलिकेट सिचुएशन है कि हमारे चाइना के साथ भी कोई खास अच्छे रिश्ते नहीं है, तो अगर वो इधर उधर होंगे, राइट, तो हम इधर उधर हो सकते हैं। अब देखो, चाइना ने इस पूरे विजिट के बाद किया क्या? मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू कर दी ताइवान के अराउंड। चाइनीज जो एयरक्राफ्ट्स थे वो उनकी एयर स्पेस में जो है ऑपरेट करने लगे। अपने नेवल शिप बढ़ा दिए ताइवान स्ट्रेट के अराउंड। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। होल फूड स्टफ जो ताइवान इंपोर्ट करता है चाइना से, उस पर सैंक्शन लगा दिया। तो बेसिकली यहाँ पर चाइनीज वाज अ लिटिल नोटोरियस इन द सेंस दे वर इंटरेस्टेड इन काइंड ऑफ टेलिंग ताइवान कि भैया आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि वन चाइना पॉलिसी और वन चाइना प्रिंसिपल ये कैसे अलग है। तो देखिए, अगर हम चाइना की बात करें, चाइना का ये कहना है कि दुनिया में एक ही चाइनीज गवर्नमेंट है और किसी भी कंट्री को सिर्फ इसी गवर्नमेंट के साथ रिश्ते रखने चाहिए। तो आप अलग से ताइवान से या तिब्बत से रिश्ते रिश्ते नहीं रख सकते, क्योंकि उनके हिसाब से वो उनके ब्रेक अवे प्रोविंसेस हैं जिनको एक दिन वो अपने मेन लैंड में लेकर आ जाएंगे। तो ये बेसिक आइडिया है चाइनीज पॉलिसी मेकिंग का। बट प्लीज रिमेंबर, वन चाइना प्रिंसिपल का मतलब ये है कि चाइना ये कहता है कि ताइवान हमारा पार्ट है और एक दिन हम इसको अंडर अपने अंदर ले लेंगे। डिफरेंस क्या हुआ? वन चाइना पॉलिसी ये बिलीव कर रहा है कि ताइवान एक सेपरेट एंटिटी नहीं है, सॉवरेन एंटिटी नहीं है, इसको आप रिकॉग्नाइज मत करो। जबकि वन चाइना प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि एक दिन हम इसे अपने अंडर ले आएंगे और एक यूनिफाइड टेरिटरी ऑफ चाइना बनाएंगे। तो भारत और यूएस इसमें तो मानता है, बट इस इन्वेजन के अगेंस्ट है। तो बेसिकली हम लोग पॉलिसी को मानते हैं, प्रिंसिपल को नहीं। याद रखिएगा इस चीज को भी। अब इतना प्रॉब्लम क्यों है, वाई एट ऑल इज चाइना इंटरेस्टेड इन ताइवान? सबसे बढ़िया देखिए, वहां पर ना सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत बड़ी है। तो आप समझ रहे 65% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ चिप्स यहाँ होती है, विच इज बिग, राइट? एंड सेमीकंडक्टर्स इज द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। तो अब इससे क्या हो सकता है, पूरी सप्लाई चेन खराब हो सकती है अगर दोनों कंट्रीज। और हम जानते हैं कि यूक्रेन रशिया के बीच में क्या हुआ और उससे कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन इतनी हैम्पर हुई। तो द स्ट्रगल इज डेफिनेटली रियल। एडिशनली चाइना जो है 5% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल करता है, तो वो भी इफेक्ट होगा क्योंकि डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सेमीकंडक्टर besides of course the prestige issue or the integration of territory issue, ये भी रियल इश्यूज हैं due to which China Taiwan conflict was in new। देखिए, सारी बातें आप लोग एक बार ध्यान में रख लीजिएगा, लोकेशन देख लीजिएगा। यूएस फर्स्ट आइलैंड चेन
याद रखिएगा, जिसमें साउथ कोरिया आता है, जिसमें जापान आता है, उससे क्या होगा, यू वुड फिलीपींस आता है, उससे जो पॉसिबल प्रीलिम्स क्वेश्चंस हैं वो आप आंसर कर पाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं 19 या एशियान समिट की। अब ये क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, एशियान सबसे पहले क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये एक रीजनल ग्रुपिंग है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशंस इनके मेन एजेंडाज हैं। तो अगस्त 1907 में बैंकॉक में ये स्टैब्लिश हुआ था बाय अ डेक्लेरेशन, जिसको कहा जाता है एशियान डेक्लेरेशन या फिर बैंकॉक डेक्लेरेशन। देखिए, ये मेंबर कंट्रीज को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। पीपीएल, टीवी, मिमिक्स। अगर आप ये ट्रिक याद कर लेंगे, आप साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स जो एशियान बनाते हैं उनको याद कर लेंगे। तो B stands for Brunei, BPL, TV, Mimics. P stands for Philippines, L stands for Laos, T stands for Thailand, V for Vietnam, M for Malaysia, I for Indonesia, M for Myanmar, C for Cambodia and S for Singapore. तो ऐसे करके हो गया आपका BPL TV मिमिक्स। ध्यान रखिएगा, इनकी जो चेयर है वो रोटेट होती है अल्फाबेटिकली, राइट। जो इनके मेंबर स्टेट्स हैं उनके नाम जो इंग्लिश में, उनके हिसाब से ये अल्फाबेटिकली रोटेट होती है। अब अभी क्या हुआ है, अभी हुई है 19 इंडिया एशियन समिट। तो हमें इसकी ना कुछ की हाइलाइट्स पता होनी चाहिए, जैसे कि कहाँ हुआ था। तो फिनोम पेन, दैट इज कंबोडिया में ये समिट हुई थी। और इसमें हमने एक सीएसपी जो है अग्री किया कि हम अपना जो पार्टनरशिप है उसको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दे रहे हैं। देखिए, कुछ नहीं है, ये एक फैंसी नेम है। बेसिकली सीएसपी का मतलब ये है कि ऐसी पार्टनरशिप जो ऑल इंक्लूसिव है, जिसमें बहुत सारे डायमेंशंस कवर्ड हैं, जिसमें आपने थरो अग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, हर एक डिटेल लिखी हुई है, प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, कंटिजेंसी सिचुएशन से कैसे डील करेंगे वो भी लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट जिसमें ये डिसाइड किया गया कि हम लोग एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रखेंगे। और उसमें कुछ स्पेसिफिक एरियाज होंगे जिन पे फोकस किया जाएगा, जैसे मैरिटाइम सिक्योरिटी हो गया, जैसे इंडो पैसिफिक का एरिया हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया। ये सीएसपी के कुछ मुख्य एरियाज डिसाइड किए गए। इसके अलावा देखिए, एक बड़ी अनाउंसमेंट ये थी कि 5 मिलियन यूएस डॉलर जो है एशियन इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड में इंडिया डालेगा एडिशनली। के अलावा ये कहा गया कि जो एशियन इंडिया ट्रेड एंड गुड्स एग्रीमेंट है वो एक्सपीडाइट किया जाए, तो जल्दी जो है आगे प्रोसीड किया जाए। ये भी इसका एक मेजर टेक अवे था। तो अब इस एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया, ये है क्या, ये देख लेते हैं। एशियन इंडिया ट्रेड एंड गुड्स एग्रीमेंट। तो बेसिकली इसमें एशियन मेंबर स्टेट्स और इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि हम एटलीस्ट 76.4% जो गुड्स हैं हमारे एक्सपोर्ट पे, धीरे धीरे पहले जो ड्यूटीज हैं उनको कम करेंगे और फाइनली उनको एलिमिनेट कर देंगे। अब की बात आपको क्या याद रखनी है, इसमें गुड्स पे फोकस किया गया है, सर्विसेज पे नहीं। और कितने परसेंट गुड्स कवर्ड है, 76%। मेजर बातें याद रखेंगे, आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। एक क्विक हाईलाइट और आपको पता होनी चाहिए, दैट इज इंडिया यूएसए युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज। देखिए, अभी एक 18th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दिसंबर में हुई है, ओली इन उत्तराखंड में। ये आपको पता होना चाहिए। और इसका की हाईलाइट क्या था वो भी पता होना चाहिए। टॉक्स अबाउट प्रमोटिंग पीस कीपिंग। मैंने यहाँ ना आपके लिए लिस्ट कर दी हैं और एक्सरसाइजेस जो इंडिया यूएस के बीच में होती है। इन केस अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कर पाएंगे। तो युद्ध अभ्यास के अलावा वज्र प्रहार, होप इंडिया जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। देन मल्टीलैटरल एक्सरसाइज की अगर बात करें, मालाबार एक्सरसाइज है, में इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया चारों इन्वॉल्व हैं। बाय द वे, आप मुझे बताइएगा, ये चारों मिलके ग्रुपिंग भी बनाते हैं क्या? हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो कैन यू टेल मी, ये चारों मिला के डू दे फॉर्म अ ग्रुपिंग? या यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। या वन मोर क्वेश्चन दैट कैन कम इज अबाउट नॉर्म्स। तो देखिए, ऐसे कई बार पूछ लेते हैं कि विच ऑफ नॉर्म्स रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कुछ एकदम ही इररेलेवेंट से आपको पॉइंटर्स दे देंगे, आपको लगेगा ठीक है, नॉर्म्स इज अबाउट अ स्पेस अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। सो आपको लगेगा हो सकता है नॉर्म्स नाम का कोई अग्रीमेंट हुआ हो। एक्चुअली नॉर्म्स क्या है? न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरल सिस्टम। न्यू ओरिएंटेशन
फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरल सिस्टम। अब ये क्या है? बेसिकली इंडिया ने कुछ रिफॉर्म्स प्रपोज करे हैं यूएन में। ये उससे रिलेटेड है कि यूएन में कौन कौन से चेंजेस आने चाहिए। ऑफ कोर्स हम कई समय पे ये डिबेट कर रहे हैं कि जो आज का यूएन है वो ग्लोबल रियलिटीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता। क्यों? कि आपके सारे देश या तो यूरोप से आ रहे हैं या फिर अमेरिका से आ रहे हैं। एशिया को आपने क्या रिप्रेजेंटेशन दी, अफ्रीका को क्या रिप्रेजेंटेशन दी। तो मेजरली 3 लेवल पे हमने रिफॉर्म्स बताए हैं, पीस एंड सिक्योरिटी के लेवल पे, डेवलपमेंट इश्यूज पे और ह्यूमन राइट्स पे। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए नॉर्म्स है क्या। न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरल सिस्टम, देन वो 3 लेवल्स जिस पे हमने अपने सजेशंस दी, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट इश्यूज एंड ह्यूमन राइट्स। अच्छा, इससे रिलेटेड आपको 2 ग्रुपिंग्स भी मालूम होनी चाहिए। वन इज G4। देखिए G4 क्या है? इंडिया, जापान, ब्राजील, जर्मनी। बेसिकली ये चारों कंट्रीज ये कहती हैं कि वी सपोर्ट ईच अदर्स बिड फॉर परमानेंट 5 मेंबरशिप। ये शायद आपको पता होगा, जो यूएन है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर्स ऐसे हैं जिनको हम परमानेंट या फिर P5 मेंबर्स कहते हैं। ये यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना। अब ये 5 देश जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। इंडिया, जापान, ब्राजील एंड जर्मनी G4 बनाकर ये कहते हैं कि हम चारों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं टू बी द परमानेंट मेंबर्स अंडर द P5। और अब वो 4 और ऐड कर दीजिए तो P9 का ये बिड है कि हमें परमानेंट मेंबर बनाया जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। अब देखिए, इसका काउंटर एक ग्रुप और है जिसको हम कॉफी क्लब कहते हैं या फिर यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। अब ये जो ग्रुप है इसको लीड करता है इटली। और इनका क्या कहना है जी? इनका ये कहना है कि हम ये कहते हैं, कोई भी अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो हम G4 के अगेंस्ट हैं। और हम ये मानते हैं कि अगर कोई एक्सपेंशन हो तो वो सबके कंसेंसस से हो। तो G4 के अगेंस्ट क्या आया? कॉफी क्लब। याद रखें आप। नाउ इस साल का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इज ऑल्सो G20, जिसके अराउंड भी एग्जाम में देखिए आपसे सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी है। बिकॉज ऑफ कोर्स आप देखेंगे, इफ यू आर ट्रैवलिंग एनीवेयर, स्पेशली इफ यू आर इन दिल्ली, आपको G20 हर गवर्नमेंटल मॉन्यूमेंट ऑन ऑल इवेंट्स आपको G20 मिलेगा, एंड राइटली सो बिकॉज इंडिया इज द होस्ट फॉर G20 दिस ईयर। नाउ बेसिक से शुरू करते हैं। G20 है क्या? ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल एसोसिएशन है जिसमें 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन है। नाउ यू नो व्हाई इट इज G20 ग्रुप ऑफ 20। अब देखो, इसमें एडवांस्ड कंट्रीज भी हैं, इमर्जिंग कंट्रीज भी हैं, एंड 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन G20 में आता है। 2021 से 2022 तक इसको इंडोनेशिया लीड कर रहा था। 2022 से 2023 में ये चेयर इंडिया के पास है। सो दैट इज व्हाई यू सी इंडिया बीइंग सो, G20 बीइंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया। प्लीज एक बात याद रखिएगा, G20 एक परमानेंट बॉडी नहीं है। लीडरशिप एनुअली ट्रांसफर होती है। और ये जो ट्रांसफर है इसका इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है जिसको कहते हैं G20 ट्रॉयका। कुछ नहीं है, ट्रॉयका का मतलब पिछले साल जिसकी चेयर थी जैसे इंडोनेशिया, अभी जिसकी चेयर है जैसे इंडिया, और अगली बार जिसकी चेयर होगी जैसे ब्राजील। तो ये तीनों तीन हो गए ना, इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रॉयका। दैट इज करंट चेयर, प्रीवियस चेयर एंड अपकमिंग चेयर। चेयर से यहाँ मतलब है प्रेसिडेंसी। देखिए, आइडिया इसका ये है कि ताकि ये तीनों क्लोज कॉन्टैक्ट में काम कर सकें। भाई आपने लास्ट टाइम इन मुद्दों पे डिस्कस किया था, उसको कैरी फॉरवर्ड हम लोग करेंगे, एंड देन उसको कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट कंट्री करेगा। तो अगर मैं प्रीवियस ट्रॉयका की बात करूं तो इसमें इटली, इंडोनेशिया, इंडिया था। अब इटली निकल गया, अब प्रीवियस चेयर हो गई इंडोनेशिया, प्रेजेंट चेयर हो गई इंडिया, और नेक्स्ट चेयर हो गई ब्राजील। तो ट्रॉयका में अभी कौन कौन आ रहा है? इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील। याद रखें। देखिए, एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं वो है कि जी में जी कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो इसको हम लोग एक ट्रिक से याद करते हैं। याद रखें, हमने एशियन कंट्रीज का भी एक ट्रिक देखा था, BPL TV मिक्स, याद होगा आपको। ऐसे ही हम इसका भी एक ट्रिक देख लेते हैं। तो इसका ट्रिक है, गुरुजी सा अब SSC FCI में काम करती है। आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है। गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। So G stands for Germany, U for USA, R for Russia, U for UK. Okay, Guru? J, Guru G, J for Japan, I for India, Sita, Saudi Arabia, Indonesia, Turkey, Australia. अब
ऑस्ट्रेलिया के बाद अर्जेंटीना ब्राज़ील, एसएससी साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, एफसीआई फ्रांस, चाइना, इटली और एमई में आपका हो जाएगा मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन। एक दो बार आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। देखिए, कई बार जो 3 स्टेटमेंट्स हैं उसमें से एक स्टेटमेंट ऐसा दे देते हैं जहाँ मेंबर कंट्रीज देते हैं, तो लेट्स बी सेफ, लेट्स प्ले सेफ ऑन दैट। गुरुजी सीधा अब एसएस एफसीआई में जॉब करती है। जर्मनी, यूएसए, रशिया, यूके, जापान, इंडिया, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, फ्रांस, रशिया, चाइना, इटली एंड यूरोपियन यूनियन। अब देखिए, जो लास्ट ईयर हुई दैट वाज द 17 G20, जो अभी हमारे यहाँ होगी दैट वुड बी 18th। लास्ट ईयर जो है बाली डिक्लेरेशन, मैंने आपसे कहा प्रीवियस चेयर कौन सी थी, इंडोनेशिया, तो बाली डिक्लेरेशन उसमें अडॉप्ट हुआ। और प्लीज याद रखना उसका जो मेजर हाईलाइट था वो था ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मेजर हाईलाइट वाज ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। अब G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास आ गई है, इंडिया के पास आ गई है। और हमारे पास ये लास्ट ईयर आई थी 1 दिसंबर से, और कब तक रहेगी, 30 नवंबर तक। 1 दिसंबर से 30 नवंबर तक, 1 दिसंबर 2022, 30 नवंबर 2023, इंडिया इज हैविंग द G20 प्रेसिडेंसी। देखिए, लास्ट ईयर का जो टैगलाइन था, मोटो था G20 का, दैट वाज रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। बैकड्रॉप कोविड था, या कोविड के बाद रिकवरी करनी थी ना, क्या बोला, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। और अब जो इस साल हमारा थीम है वो है वसुदैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। आपने देखा भी होगा टैगलाइन सब जगह लिखी हुई है, वसुदैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। अर्थ, फैमिली एंड वन फ्यूचर। टेक नोट, इससे भी सवाल बन सकता है। अब एक और एरिया जहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट इज अबाउट इंडिया सॉफ्ट पावर। देखिए, नेक्स्ट न्यूज है अबाउट सॉफ्ट पावर, समझ लेते हैं। देखिए, हुआ क्या, हमारी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है, एक्सटर्नल अफेयर्स, उसने एक रिपोर्ट सबमिट करी जिसका नाम है इंडिया सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी, प्रोस्पेक्ट्स एंड लिमिटेशंस। इसमें कुछ बातें निकल कर आई, खासकर एक टर्म निकल कर आया जिसके अराउंड मुझे लगता है कि आपसे सवाल पूछा जा सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड स्मार्ट पावर। आई एम श्योर अभी तक आपने सॉफ्ट पावर टर्म सुना होगा, देन यू मस्ट हैव आल्सो हर्ड अबाउट हार्ड पावर। ये जो नया टर्म अभी प्रचलित हो रहा है दैट इज स्मार्ट पावर, ये हमें पता होना चाहिए। हाँ, पहले समझ लेते हैं हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर में क्या डिफरेंस। तो हार्ड पावर इज अबाउट कोअर्जन, आपने ऊपर मिसाइल दाग दी अपनी बात मनवाने के लिए किसी देश के ऊपर, तो वो हार्ड पावर है। या आपने इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया कि आपसे ट्रेड नहीं करेंगे, तो ये हार्ड पावर है। बट अगर आपने योगा के थ्रू, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के थ्रू बात मनवाई, यानी परसुएशन से बात मनवाई, तो वो सॉफ्ट पावर है। स्मार्ट पावर जो टर्म निकल कर आया है, इसने यूज करा है, इट मीन में ब्लेंड कर कर इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी अ ब्लेंड ऑफ हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर। तो बेसिकली स्मार्ट पावर क्या है, द ब्लेंड ऑफ हार्ड पावर विथ सॉफ्ट पावर, कॉल्ड स्मार्ट पावर। ये आप याद रखिएगा। तो आई गेस ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी में ना 8 एलिमेंट्स निकल कर आए हैं सॉफ्ट पावर की, जो हमें पता होनी चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। पहला है कल्चर। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लगभग 109 बायलैटरल अग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं। देन डायस्पोरा, डायस्पोरा का क्या मतलब, वो भारत के लोग, इंडियन ओरिजिन के लोग जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। देन टूरिज्म, देन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, आयुष, दैट इज आयुर्वेद, योग, यूनाइपैथी, ये जो ऑल्टरनेट मेडिसिन हैं ये भी काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं। एंड ऑफ कोर्स मीडिया एंड सिनेमा एक बहुत बड़ा पावर है। फोर्थ, एजुकेशन एंड नॉलेज शेयरिंग। आपको 8 एलिमेंट्स पता होनी चाहिए सरकार के। और मेजरली जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी, स्मार्ट पावर, बिकॉज इसके अराउंड पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स स्मार्ट पावर, आपको पता होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज दैट कम्स अप इज अबाउट इजिप्ट के चीफ गेस्ट। इजिप्ट के प्रेसिडेंट हमारे चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे पे। So this year on 26th of January 2023 had chief guest President of Egypt Abdel Fattah el-Sisi। आप ये याद रखिएगा। इजिप्शियन आर्मी की कंटिजेंट ने परेड में पार्टिसिपेट भी किया था।
बाय द वे ये पहली रिपब्लिक परेड है आफ्टर द रीनेमिंग ऑफ राजपथ। तो अब राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया और उसके बाद ये पहला रिपब्लिक डे था। वो इसमें चीफ गेस्ट बुलाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। बाय द वे ये भी याद रखिएगा, इस बार जी की प्रेसिडेंसी हमारे पास आई है, उसने गेस्ट कंट्री के रूप में इजिप्ट को बुलाया है। आई होप आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले हमने G20 के बारे में सारी कहानी पढ़ी है। तो ऑल्सो रिमेंबर इंडिया एंड इजिप्ट रिलेशनशिप स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यानी एक लेवल ऊपर लेकर जा चुके हैं। हम अपने आप को स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स कह रहे हैं। वी नो कि कैसे अरब स्प्रिंग के बाद इजिप्ट प्रेजेंट डे डेमोक्रेटिक फॉर्मेट में आया। 2011 में जो प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हुए थे तहरीर स्क्वायर के बाद, उसी के बाद एक कूप के बाद मिलिट्री कूप के बाद प्रेसिडेंट अल सीसी आए एंड 2014 इलेक्शंस बाद अब वही प्रेसिडेंट है और अभी तक वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ये अभी हमारे चीफ गेस्ट थे इस बार के रिपब्लिक डे पे। अब देखिए 2 एरियाज़ से और आपसे सवाल बन सकता है इस प्रीलिम्स में, दैट इज़ इंडिया कतार रिलेशंस एंड आल्सो इंडिया साउथ कोरिया रिलेशन। मैं कारण बताऊँगी, दोनों ही 50 इयर्स ऑफ डिप्लोमैटिक टाइज़ हो गए हैं। देखिए किसी चीज़ की अगर 100th ईयर एनिवर्सरी है, 50th ईयर, 75th, तो यूपीएससी के फेवरेट एरियाज़ हैं। तो एक बार कुछ मेजर रिलेशंस देख लेते हैं बिटवीन इंडिया एंड कतार, ताकि प्रीलिम्स के लिए हम लोग थोड़े से और रेडी हो जाएँ। तो हाई लेवल विजिट्स होती हैं, जॉइंट मीटिंग्स होती रहती हैं। ये वाला पर्टिकुलर एरिया आप अच्छे से देख लें, आपका फेवरेट एरिया है। तो हम क्या इंपोर्ट करते हैं और क्या एक्सपोर्ट करते हैं आपको पता होना चाहिए। कतर से हम लोग एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स और एल्यूमिनियम आर्टिकल्स लेते हैं। देखिए आपको याद करना पड़ेगा पर ये इंपॉर्टेंट है। हम वहाँ पर क्या देते हैं? स्टील्स, कॉपर आर्टिकल्स, आयरन एंड स्टील आर्टिकल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं 2021 में भारत उनके टॉप 4 लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में से था और टॉप 3 सोर्सेज ऑफ कतर्स इंपोर्ट्स भी था। तो डेफिनेटली वी आर इम्पोर्टेंट। देन हमने एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया दैट इज इंडिया कतर स्टार्टअप ब्रिज। तो देखिए दोनों ही कंट्रीज में ना एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी बूम पर है, स्टार्टअप कल्चर काफ़ी बूम पर है। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसमें दोनों कंट्रीज स्टार्टअप को लिंक करेंगे। प्लीज रिमेंबर इंडिया कतार स्टार्टअप ब्रिज। उससे भी इंपॉर्टेंट प्लीज रिमेंबर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या होता है। तो कतार इज एक्चुअली हमारा लार्जेस्ट सप्लायर, वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ एलएनजी एंड इसीलिए कतर ने हमारे इंडिया की एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट भी किया हुआ है, ये भी याद रखिएगा। डिफेंस की बात करें तो जहीर अल बहर रोड ऑफ द सी एक नेवल एक्सरसाइज होती है इंडिया और कतर नेवी के बीच में। और इसीलिए जो मैरिटाइम रिलेशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप कतर के पोर्ट्स देखें और भारतीय पोर्ट, तो इनके बीच में रेगुलर इंटरेक्शन होता रहता है। इसके अलावा कल्चरल फेस्टिवल्स, हेरिटेज प्रोग्राम्स, एक्सचेंज प्रोग्राम्स ये चलते रहते हैं। हम ये भी नहीं भूल सकते कि हमारा एक बहुत सिग्निफिकेंट इंडियन कम्युनिटी एक्सपैट्स की कम्युनिटी है जो कतार में रह रही है एंड इज क्लोज टू मोर देन 8 lakhs। डेफिनेटली क्लोज टाइज है हमारे। कतार ने फंड फॉर डेवलपमेंट भी भेजा था कोविड के समय पे मेडिकल रिलीफ के लिए। इफ़ यू गो टू कतार तो वहाँ के 14 स्कूल्स ऐसे हैं जो सीबीएसई करिकुलम फॉलो कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इस एरिया में भी हम कोऑपरेशन अच्छा है। मैं फिर कहूँगी आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। तो आपको पीडीएफ मिले, प्लीज़ 2 मिनट 3 मिनट इसको और रीड कर लें। एलएनजी, एलपीजी, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स सारी बातें याद रखें, क्वेश्चन बनेगा यहाँ। देन एक और कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस अभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। साउथ कोरिया के साथ हालांकि हमारे रिश्ते 1962 में बन गए थे, बट हमने इसको डिप्लोमेटिक लेवल पे, एम्बेसडर लेवल पे 1970 में अपग्रेड किया था। 50 इयर्स इसको भी यहाँ पर हो गए हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक पिलग्रिमेज स्टार्ट की गई है 108 बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम साउथ कोरिया। हम जानते हैं कि साउथ कोरिया में बुद्धिस्ट कल्चर स्ट्रॉन्ग है और हम ये भी जानते हैं कि भारत से बुद्धिज्म का जन्म हुआ था। दैट इज़ अ म्यूचुअल थिंग, अ कॉमन कॉन्टैक्ट बिटवीन एंड साउथ कोरिया। तो एक 108 बुद्धिस्ट मॉन्क्स का जो है वॉकिंग पिलग्रिमेज है भारत की वाराणसी और श्रवस्ती से। तो सारनाथ इन वाराणसी एंड इट वुड कल्मिनेट एट श्रवस्ती। that is like you'll be passing Nepal. That is a very, and this is the route which
लॉर्ड बुद्धा ऑल्सो फॉलोड। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात। पॉलिटिकल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले बताया था साउथ कोरिया वो कंट्री 2+2 डायलॉग है। इफ़ यू रिमेंबर जब मैं यूएसए के 2+2 डायलॉग के बारे में बता रही थी, ये बात हमने डिस्कस करी। ये शो करता है कि हम कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं इस कंट्री को। देन आपको याद रखना है हमारे इनके साथ सेपा भी है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। फटाफट से बताइए, अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री के साथ हमने सेपा साइन किया है? और देखिए इंटरेस्टिंग, साउथ कोरिया है उसका भी इंक्लिनेशन भारत की तरफ बढ़ा है। अगर मैं बात करूं उनकी एक पॉलिसी है, न्यू सर्दर्न पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत दे आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। भारत तो ऑलरेडी अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बिलीव करता है। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर समागम हो रहा है, एक तरफ से एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज लुकिंग टुवर्ड्स साउथ कोरिया एंड साउथ कोरिया अपनी न्यू सर्दर्न पॉलिसी के थ्रू इंडिया की तरफ देख रहा है। सो दैट इज काइंड ऑफ अ गुड कमिंग टुगेदर। सेपा हम ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, इज अ बिग डील। देन को प्लस इनिशिएटिव भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने कहा कि हम कोरिया से इन्वेस्टमेंट्स प्रमोट और फैसिलिटेट करेंगे, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और शिप बिल्डिंग में। बाकी वैसे साउथ कोरिया यूथ में आजकल काफ़ी पॉपुलर है फ्रॉम टू अदर थिंग्स। एनर्जी के एरिया में भी हमारा कोऑपरेशन है, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन पर इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। देन दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको थोड़ा देख लीजिए, बुद्धिस्ट कनेक्शन एक हमारा यहाँ पर यही था, मैंने आपसे कहा। समयुक्सा नाम का एक टेक्स्ट है जिसमें प्रिंसेस फ्रॉम अयोध्या वाज मैरिड टू अ कोरियन प्रिंस एंड देन शी वाज कॉल्ड क्वीन हुर। ओके, सो जस्ट अ फैक्ट दैट यू मस्ट नो। कल्चरल फेस्टिवल्स में हमारे काफ़ी आप देखेंगे सिमिलैरिटीज़ हैं एंड एक्सचेंजेस भी इस वजह से काफ़ी होती रहती है। कोरियन एक्सपैट कम्युनिटी इंडिया में है एंड ग्रोइंग, इंडियन कम्युनिटी इज ऑल्सो ग्रोइंग इन साउथ कोरिया एंड ऑफ कोर्स फूड एक्सचेंजेस आर इम्पॉर्टेंट एंड सिनेमा इज इम्पॉर्टेंट, साउथ कोरियन सिनेमा एंड टीवी शोज गेटिंग पॉपुलर, राइट। वन टर्म, देखिए यूपीएससी ना एक और जगह से सवाल पूछता है, वो कुछ टर्म उठा लेता है, देन इट विल टेल यू कि बेस्ट एक्सप्लेन दिस टर्म। ऐसे ही ये टर्म इस बार न्यूज़ में रहा कि यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं उन्होंने ये टर्म यूज़ किया। देखो होता क्या है इसको समझेंगे हम। तो फ्रेंड शोरिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें हम कहते हैं यार अपन अपने दोस्त से चीज़ें, तो अब यहाँ पर दोस्त क्या है, कंट्रीज हैं। कंट्री ए कहेगी यार हम अपना रॉ मटेरियल, फिश प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर सब उन्हीं देशों से खरीदें जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जिनकी विचारधारा, सोच विचार, हाँ, पॉलिसीज हमारी जैसी हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, कल को अगर वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम भी होती है तो हमारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब नहीं होगी। आप समझ रहे हो ये किस बैकग्राउंड से आ रहा है। अगर यूएसए और यूएसए के बीच में ट्रेड है और रशिया के बीच में बहुत सारा ट्रेड है, लुक्स लाइक आई एम लिविंग बिफोर 1991। तो रशिया के साथ बहुत सारा ट्रेड है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ सप्लाई चेन ब्लॉक हो गई, यूएसए को सामना करना पड़ा प्रॉब्लम का। एंड सिमिलरली अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इस जियोपॉलिटिकल रिस्क को अवॉइड करने के लिए फ्रेंड शोरिंग स्ट्रैटेजी का यूज होता है, जिसमें कहा जाता है चाहे रॉ मटेरियल हो, कंपोनेंट हो, मैन्युफैक्चर्ड गुड हो, हम उसी कंट्री से खरीदें जिसकी हमारी वैल्यूज मैच होती है, ताकि हमारी सप्लाई स्टेबल रहे। तो आप फ्रेंड्स से खरीद रहे हो, क्या आप इसको बोल रहे हो फ्रेंड शोरिंग, एलाई शोरिंग। सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन इससे प्रोटेक्शनिज्म बढ़ जाएगा। ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में ये काफ़ी रिग्रेसिव हो सकता है। रिमेंबर द टर्म, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है आपसे। देन अनदर केस इन पॉइंट इज अबाउट ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट इनिशिएटिव्स। देखिए ये लॉन्च किया गया था दो ग्रुप्स के द्वारा, एक तो है V20 और एक है G7। V20 स्टैंड्स फॉर वनरेबल 20 एंड G7 इज ग्रुप ऑफ 7, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। G7 is about industrialized countries of the world. B20 वो 20 कंट्रीज, हम वो कंट्रीज हैं हु आर vulnerable to climate change, right? We are the countries which are most impacted by climate change. अब देखो हुआ क्या, तो ये जो ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट है, इसमें वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये बोला गया वो कंट्रीज जो किसी क्लाइमेटिक डिजास्टर से इम्पैक्ट हो रही हैं उनको तुरंत सहायता पहुंचाई जाएगी। तो इट्स काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन एंड इंश्योरेंस कंट्रीज विच
फेस डैमेज ड्यू टू सम काइंड ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर, तो उनको फाइनेंशियल एड दी जाएगी। जैसे हम जानते हैं पाकिस्तान में डिवास्टेटिंग फ्लड्स आए अगस्त में, तो उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दी गई। अब इससे क्या होगा, जो डिजास्टर का इम्पैक्ट है, वनरेबिलिटी है, उसको कम किए जाने की कोशिश की गई है ना। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये याद, पहली असिस्ट गई वो कौन कौन सी कंट्रीज को दी गई? पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोस्टारिका, फिजी, सेनेगल, फिलीपींस, घाना। ठीक है। और किसने इसमें कंट्रीब्यूट करा? जर्मनी, डेनमार्क, आयरलैंड एंड कनाडा। देखिए V20 में कई सारी कंट्रीज आपके सामने लिखी हुई हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप सारी याद करें। एक खास बात ज़रूर याद रखें, भारत इसका मेंबर नहीं है। कि आपको कैच में यही पूछा जाएगा, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ V20। हैव टू रिमेंबर इंडिया इज़ नॉट, मैंने रेड में लिख दिया है यहाँ पे, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ V20। हालाँकि पहली राउंड ऑफ जो मदद गई है उसमें पाकिस्तान को मदद मिली है, बट भारत इस V20 पार्ट नहीं। अगर 1-2 कंट्रीज़ आप याद रख सकें, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, हमारे नेबर्स एटलीस्ट अगर आप याद रखें, पाकिस्तान है, नेपाल है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, तो भी ठीक रहेगा। प्लीज़ प्लीज़ दैट इंडिया V20 पार्ट नहीं है। Another news is about India Australia Critical Minerals Investment Partnership। तो पहले ना ये देख लेते हैं ये क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं। ये हर कंट्री क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट अलग होगी। क्यों? देखिए क्रिटिकल मिनरल्स बेसिकली वो एलिमेंट्स हैं जो एक कंट्री को लगता है कि प्रेजेंट टाइम में मेरी जो टेक्नोलॉजीज जिन पर मैं काम कर रहा हूँ एज अ कंट्री कर रही हूँ, हमारे लिए एलिमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। इज आर द प्राइमरी इम्पॉर्टेंट दैट वी नीड। तो हर कंट्री ऐसे कुछ एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करती है और उन्हीं को कहती है क्रिटिकल एलिमेंट्स। अब जानते हैं कुछ हैं जो कॉमन रहेंगे, तो लिथियम हमें चाहिए ही चाहिए प्रेजेंट टाइम्स में, द कमिंग ऑफ ईवीज, तो दैट वुड बी अ क्रिटिकल एलिमेंट। अब हुआ क्या है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पार्टनरशिप को अच्छा करने के लिए कुछ एक पार्टनरशिप की है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करेंगे इन दीज क्रिटिकल मिनरल्स। यानी इसमें $5 ऑलरेडी इन्वेस्ट करे हैं एंड वी आर कमिंग टुगेदर सो दैट हम क्रिटिकल मिनरल के एक्सप्लोर, रिसर्च, R&D पे काम कर सकें। अब देखिए याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा हर एक कंट्री के लिए ये लिस्ट अलग अलग हो सकती है। हालांकि कुछ कॉमन, ग्रेफाइट, लीड, कोबाल्ट, क्योंकि वी आर लिविंग इन दैट ईवी जनरेशन, या फिर सोलर पैनल्स में यूज होने वाले मैग्नेट, सिलिकॉन, ये भी सबको चाहिए। भारत की अगर बात करें, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेक है, उसने क्रिटिकल मिनरल स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया, जिसमें हमने अपनी 2030 तक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिस्ट किया है। और हमने ऐसे 49 मिनरल्स को ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है। याद रखिएगा क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। देन अनदर न्यूज अबाउट पेरिस क्लब। अभी देखिए न्यूज में क्यों आया, तो जानते हैं खराब है। 1.5 years राउंड श्रीलंका हैज बिन बिग ट्रबल, फेलियर वहां वैसे हो गया है। अब एक टर्म न्यूज में आ रहा था कि IMF एक बेल आउट पैकेज दे रही थी श्रीलंका को, राइट, कि ऑलरेडी उसकी इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश कर गई है। इसके लिए पेरिस क्लब ने अश्योरेंस दिया। क्या? पेरिस क्लब गिव एन अश्योरेंस फॉर इट। पेरिस क्लब है क्या? देखिए पेरिस क्लब ना वेस्टर्न कंट्रीज, मोस्टली वेस्टर्न, कैसा ग्रुप है जो अपने आप क्रेडिटर देते हैं, क्रेडिटर मानते हैं। क्रेडिटर मतलब उधार देने के। हुआ क्या था, नाइटिंग में अर्जेंटीना ने कहा था पब्लिकली अपने क्रेडिटर्स से पेरिस में मिलेंगे, इसलिए उसको पेरिस क्लब नाम दे दिया गया। ये देखो क्या बोलते हैं, ऐसी कंट्रीज को जो अपने लोन नहीं चुका पा रही हैं, सस्टेनेबल डेट रिलीज देना चाहते हैं ना। ऑब्वियसली नॉट कोई चैरिटी नहीं हो रही है, द आइडिया इज ऑफ कोर्स उसमें इंटरेस्ट लगेगा, बट द पॉइंट बीइंग 22 कंट्रीज, ये क्रेडिटर कंट्रीज। एंड एक समय पे ना पेरिस क्लब काफ़ी फेमस हुआ करता था। देन ऑफ कोर्स इसका ग्राफ नीचे गिरा है बिकॉज अब तो बाइलैटरल डोनर, बाइलैटरल क्रेडिटर्स आ गए हैं, जैसे कि चाइना, राइट, जो डेट ट्रैप में कंट्रीज को फंसा लेते हैं। बट ये जो 22 मेंबर कंट्रीज हैं, ये आप ये ध्यान रखें कि OECD का भी पार्ट है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अगेन मैं आपसे ये नहीं कहूँगी आप सारी कंट्रीज याद रखें,
आप सोच सकते हैं इसमें कौन-कौन होगा। सोचिए, रशिया डेफ़िनिटली, ऑस्ट्रेलिया होगा, जापान होगा, स्विट्ज़रलैंड होगा, यूएस होगा, बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ मैंने कहा ना। तो यूएस, रशिया वुड बी देयर, यूके वुड बी देयर, देन कनाडा वुड बी देयर, ऑस्ट्रेलिया वुड बी देयर। एक चीज़ याद रख लेना, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो पेरिस क्लब में भारत नहीं आता, आप याद रखेंगे। और इससे पहले मैं आपने कहा कि V20 में भारत, ये भी आप याद रखें। एक और न्यूज़ है ऑपरेशन गंगा से रिलेटेड। हम सब जानते हैं रशिया यूक्रेन वाज़ अ बिग बिग प्रॉब्लम प्रायर 2 इयर्स, इट्स बीन वेरी बैड। तो भारतीय सरकार ने जो यूक्रेन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेशन गंगा। द आइडिया वाज़ भारत के वो लोग, इंडियंस जो यूक्रेन स्ट्रैंडेड हैं, उनको वापस बुलाया जा सके। इसके अलावा 24/7 कंट्रोल सेंटर स्टैब्लिश किए गए थे, जो बॉर्डर पॉइंट्स हैं जैसे हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाक रिपब्लिक, यहाँ से भी इवैक्यूएट किया गया। और हमने एक ट्विटर हैंडल भी स्टार्ट किया था, दैट इज ऑपरेशन गंगा हेल्पलाइन। देखिए, एग्जाम में ना इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक और ऑपरेशन है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त टर्की, आप ये देखा होगा, काफ़ी न्यूज़ में भी आया था, उन्होंने अपना दोस्त कहा, तो उससे आप याद रख सकते हैं ऑपरेशन दोस्त। इन नो इन अ वेरी सैड इवेंट, टर्की एंड सीरिया अर्थक्वेक, राइट, वहाँ पर हालत हुई, बहुत से लोगों की डेथ हुई, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ। ऐसे में हमने जो वहाँ मदद भेजी, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेशन दोस्त, जिसमें हमने रेस्क्यू टीम भेजी, रिलीफ मटेरियल भेजा, एंड यू रिस्पॉन्डेड वेरी क्विकली, विद इन 12 आवर्स ये रिस्पॉन्स पहुँच गया था। तो इसी रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन को नाम क्या दिया गया है, ऑपरेशन दोस्त। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम में गई थी, हॉस्पिटल मटेरियल, मेडिसिन, इक्विपमेंट सब भारत से भेजा गया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म यूज होता है, डिजास्टर रिलीफ डिप्लोमेसी। भारत जो है, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए कंट्रीज, जब वो डिजास्टर से इम्पैक्ट होती है, ह्यूमैनिटेरियन आते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ आर डिजास्टर रिलीफ डिप्लोमेसी। जब कुछ नेचुरल डिजास्टर्स हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो अब भारत देखेंगे कि मदद भेजता है। आप क्या याद रखेंगे, ऑपरेशन का यूक्रेन याद रखेंगे, और ऑपरेशन दोस्त दोस्त से आप जो है टर्की एंड सीरिया याद रखेंगे, राइट, याद रखेंगे ना। ना है, फिल्म्स में अच्छा परफॉर्म करना है। ओके, एक न्यूज़ और है, इंटरपोल की जनरल असेंबली मीटिंग नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। सो दिस इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट क्योंकि न्यू दिल्ली में हुआ है ये। और दिस सेकेंड टाइम 1977 की एक इतनी बड़ी बॉडी, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस भारत में हुई, तो इट्स इम्पोर्टेंट। अब ये इंटरपोल है क्या, 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबल लेवल पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग में हेल्प करता है। किस बात की इंफॉर्मेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। जानते हैं कि जो के केसेस हैं, उसमें क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स होते हैं। लेट्स से somebody from India is hiding in Japan, और somebody from Japan is hiding in India or China, whatever। तो अगर कोई एक ऐसा फोरम होगा जहाँ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हो सके, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो सके सारे फोर्सेस, दैट वुड मेक द वर्ल्ड अ लिटिल इजियर टू वर्क। इसी के लिए इंटरपोल की स्थापना हुई थी 1920 में, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलते हैं लियोन, फ्रांस में, याद रखिएगा। तो इसमें जो क्रिमिनल्स हैं उनके मूवमेंट को ट्रैक करना, उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करना, उससे रिलेटेड एक दूसरे को म्यूचुअल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये सब इंटरपोल का काम है। काम कैसे करता है, सबसे पहले तो इसमें एक प्रेसिडेंट है, मेंबर्स हैं वो मिलके अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, और वो 4 साल तक ऑफिस में रहते हैं। बाकी जो रूटीन काम है, डे टू डे एक्टिविटीज के काम है, उसके लिए एक सेक्रेटरी जनरल भी बनाते हैं, कि 5 साल तक ऑफिस में रहते हैं। जो सेक्रेटेरिएट है उसने अलग अलग टीम भी बना रखी है, जानते हैं अलग अलग इशूज हैं जैसे टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एनवायरमेंटल क्राइम। हर मेंबर कंट्री को एक एसोसिएशन दे दी जाती है। एंड प्लीज रिमेंबर, हर कंट्री हाईएस्ट इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है, वो इंटरपोल में उस कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। जैसे हमारे यहाँ से इंटरपोल में कौन जाता है, सीबीआई। दिस रोल इज गिवन टू सीबीआई इन इंटरपोल। आपको याद रखना है, ये जो मीटिंग वो न्यू दिल्ली में हुई,
इम्पॉर्टेंट है। वाइड रेंज ऑफ करंट अफेयर्स कवर करें। मैंने कोशिश करी कि आपको मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट डिलीवर की जा सके। प्लीज़ इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, पीडीएफ को पढ़ें। आई एम श्योर ये आपको बहुत हेल्प करेगा इन योर अपकमिंग 2023। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। टेक केयर। गॉड ब्लेस।